आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 421 जैसा बाप वैसा बेटा। तांग युंडे की आंखों में अपराध बोध झलक उठा और उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में आपने और आपकी मां ने बहुत कष्ट झेला है। हालांकि अब हालात बेहतर हो रहे हैं, फिर भी उन्हें असुरक्षा महसूस होती है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अभी पर्याप्त पैसे नहीं बचाए तो बाद में उन्हें फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तांग शियू ने सिर हिलाया और फिर अचानक पूछा, पिताजी, पिछली बार हमने जिस विषय पर चर्चा की थी उसका क्या हुआ? क्या आपने उस पर कुछ सोचा है? क्या आप कुछ करने की योजना बना रहे हैं? तांग युंडे ने जवाब दिया, मैं हाल ही में कई परियोजनाओं पर विचार कर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक किसी एक पर फैसला नहीं किया है। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी परियोजनाएं? तांग युंडे ने समझाया, इनमें से एक है होटल व्यवसाय। जैसे जैसे हमारे शूंगकिंग प्रांत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और अन्य प्रांतों के साथ परिवहन अधिक सुविधाजनक हो रहा है, मुझे एहसास हुआ है कि होटल व्यवसाय लाभदायक है। हालांकि इसमें बड़ा मुनाफा कमाना मुश्किल है। दूसरा है रियल एस्टेट व्यवसाय। हालांकि देश में अब कई रियल एस्टेट डेवलपर हैं, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ आवास अभी भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और फिर है लॉजिस्टिक्स व्यवसाय। ऑनलाइन शॉपिंग में तेजी आ रही है और लॉजिस्टिक्स उद्योग में लाभ मार्जिन काफी अधिक है। तांग शियू ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि होटल का व्यवसाय अच्छा विचार है, लेकिन मेरा मानना है कि शूंगकिंग प्रांत में होटल स्थापित करने में भारी निवेश तो लगेगा, लेकिन अच्छे कारोबार की गारंटी भी नहीं है। आपको दूर के शहरों, जैसे कि विकसित पर्यटन वाले शहरों पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए तटीय शहर। तांग युंडे की आंखें चमक उठी और उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए कहा, बेटे, तुम सही कह रहे हो। लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है और पर्यटन फल फूल रहा है। उन दर्शनीय स्थलों के पास होटल बनाना निश्चित रूप से लाभदायक होगा। बाकी दो के बारे में क्या? तुम्हारा क्या विचार है? तांग शियू ने कहा, मुझे लगता है कि हमें रियल एस्टेट के कारोबार को भूल जाना चाहिए। पूरे देश में, चाहे बड़े शहर हों या छोटे कस्बे, निर्माण कंपनियां मौजूद हैं और उनमें से कई को बहुत मजबूत वित्तीय सहायता प्राप्त है। उनके साथ व्यापार में प्रतिस्पर्धा करना काफी मुश्किल होगा। जहां तक रसद उद्योग की बात है, उस पर हम विचार कर सकते हैं। हालांकि मुझे ये जानना होगा कि आप किस पैमाने पर काम करने का लक्ष्य रख रहे हैं। तांग युंडे ने जवाब दिया, मैं 2 अरब लगा सकता हूँ। तांग शियू ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, चलिए होटल व्यवसाय को फिलहाल एक तरफ रख देते हैं और पहले लॉजिस्टिक्स में निवेश करते हैं। हमारे देश में कुछ ही बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं। अगर आप एक बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी स्थापित कर लें और देश भर में सभी लॉजिस्टिक्स मार्गों को खोल दें तो मुनाफा बहुत बड़ा हो सकता है। तांग युंडे ने पूछा, दूसरों के साथ सहयोग करने के बारे में आपका क्या विचार है? तांग शियू ने पूछा, किसके साथ सहयोग कर रहे हो? तांग युंडे ने कहा, एक बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी में पूंजी निवेश करना और शेयरधारक बनना। तांग शियू ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। उन बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियों के पास पहले से ही संपूर्ण लॉजिस्टिक्स चैनल और मजबूत ब्रांड पहचान है। पैसे होने के बावजूद भी इस समय उनके साथ जुड़ना मुश्किल होगा। मेरा मानना है कि हम एक छोटी लॉजिस्टिक्स कंपनी का अधिग्रहण कर सकते हैं, फिर उसमें बड़ी मात्रा में पूंजी लगाकर लॉजिस्टिक्स मार्गों का विस्तार कर सकते हैं, पूरे देश में एक परिवहन नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं और सभी चैनलों को पूरी तरह से खोल सकते हैं। इससे एक तरफ लॉजिस्टिक्स की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और दूसरी तरफ लॉजिस्टिक्स की गति भी सुनिश्चित होगी। और हाँ, मैंने कई विमान खरीदे हैं। अगर आप वाकई लॉजिस्टिक्स व्यवसाय में उतरना चाहते हैं तो जीवलोक द्वीप का जीर्णोद्धार पूरा होने के बाद मैं आपको उन परिवहन विमानों का उपयोग करने दूंगा। तांग युंडे की आंखें चमक उठी और उसने आश्चर्य से पूछा, सचमुच? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, क्या इसमें कोई संदेह है? तांग युंडे ने प्रशंसा करते हुए कहा, यह एक शानदार विचार है। मैंने देश की अन्य प्रमुख लॉजिस्टिक्स कंपनियों के बारे में जानकारी ली है और हालांकि उनके पास परिवहन विमान है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तांग शियू ने कहा, जब तक आप पैसा लगाते रहेंगे, लगातार पैसा लगाते रहेंगे, कोई भी व्यवसाय सफल हो सकता है। हालांकि मेरे पास अभी कुछ पैसा बचा है, लेकिन मुझे इसे कई जगहों पर खर्च करना है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तांग युंडे हंसते हुए बोला, मुझे पता है कि आपके पास पैसा है, लेकिन मैं आपके पैसे का इस्तेमाल अपने व्यवसाय के लिए कैसे करूं? वैसे आपको शेंग तांग ग्रुप से मुझे अमर पे की एक खेप तो दिलवानी ही होगी, है ना? तांग शियू ने कहा, तुम इस बारे में कांग शिया से बात कर सकते हो, वह किसी को भी मना कर सकती है, लेकिन तुम्हें नहीं मना करेगी। ठीक है, मुझे बाद में कुछ काम है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा देर बात नहीं करूंगी। तांग युंडे ने उलझन में पूछा, क्या तुम अभी अभी वापस नहीं आई थी? क्या तुम फिर से जा रही हो? इस बार कहाँ जा रही हो? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मेरे हाई स्कूल के सहपाठी के पिता ने कहा कि वे किसी काम से मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तांग युंडे मुस्कुराई और बोली, क्या तुम आज रात खाने पर वापस आ रही हो? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, आज रात मेरा भी कुछ काम है, इसलिए मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। अगर युआन जेंगशुआन मुझे रात के खाने पर बुलाना भी चाहे तो भी आज मेरे पास समय नहीं होगा। युआन जेंगशुआन। तांग युंडे थोड़ा चौंक गया, उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया और उसने पूछा, बेटा, तुम्हारे सहपाठी के पिता का नाम युआन जेंगजुआन है? युआन ग्रुप के मालिक? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, आप उसे जानते हैं? तांग युंडे ने सिर हिलाकर कहा, मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ। मेरी तरह वे भी सेना से आए थे। तांग शियू ने कहा, मैंने भी इसके बारे में सुना है और उनका मौजूदा कारोबार भी सेना से काफी जुड़ा हुआ है। हालांकि उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि वे कारोबार के अन्य क्षेत्रों में भी हाथ आजमाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस बार मुझसे संपर्क करने का उनका कारण शायद इसी से संबंधित है। तांग युंडे ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, तो तुम जाओ, जल्द ही। तांग शियू नानशान शहर से निकल पड़े। चूंकि उनकी मां अभी भी सो रही थी, इसलिए उन्होंने अलविदा नहीं कहा।
अपनी लैंड रोवर रेंज रोवर एसयूवी चलाते हुए वे युआन परिवार के विला पहुंचे। युआन जेंगशुआन और झाओ जिंग बहुत उत्साहित थे और उन्होंने खुद तांग शियू को अध्ययन कक्ष तक पहुंचाया। तभी युआन जेंगशुआन ने खुशी से कहा, तांग शियू, आपका शेंग तांग समूह सचमुच तरक्की कर रहा है, हर दिन खूब धन कमा रहा है। तांग शियू ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मुझे समूह के व्यावसायिक मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कांग शिया आमतौर पर सब कुछ संभालती है, मेरा मुख्य काम अभी भी पढ़ाई करना है। युआन जेंगजुआन ने ईर्ष्या से कहा, तांग शियू, तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास कांग जिया जैसा सक्षम व्यक्ति काम कर रहा है। अगर मेरे पास भी इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति होता तो मैं अभी इतनी परेशानी में नहीं होता। तांग शियू ने पूछा, अंकल युआन, क्या आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? युआन जेंगजुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुछ समय से अपने व्यवसाय को धीरे धीरे स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा हूँ। हाल ही में मैंने अच्छी खासी पूंजी जुटाई है और आपकी बदौलत मुझे नए शहर परियोजना में कुछ निवेश प्राप्त हुआ है। हालांकि मेरे पास अभी भी काफी अतिरिक्त नकदी है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या कोई अन्य उपयुक्त निवेश के अवसर हैं? तांग शियू ने हंसते हुए कहा, अंकल युआन, आपने ये पूरा कारोबार बिल्कुल शुरुआत से खड़ा किया है, इसलिए आप वाकई काबिल हैं। निवेश से जुड़े सवालों के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। वैसे भी आज आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जो मुझसे निवेश के बारे में पूछ रहे हैं। युआन जेंगजुआन चौंक गया और आश्चर्य से पूछा, कोई और? कौन? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मेरे पिताजी। युआन जेंगजुआन उलझन में थी, तुम्हारे पिताजी? जहां तक मुझे पता है तुम अपनी माँ के साथ पली बड़ी हो, मैंने कभी नहीं सुना। तांग शियू ने कहा, कुछ खास परिस्थितियों के कारण मैं अपनी माँ के साथ ही पली बड़ी, लेकिन मेरे पिताजी हाल ही में लौटे हैं, इसलिए वे अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। और हाँ, जब मैं पिताजी से बात कर रही थी तो मैंने आपका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि आप दोनों पहले भी कई बार मिल चुके हैं। युआन जेंगजुआन ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पिताजी? तांग शियू ने कहा, तांग युंडे। तांग युंडे। युआन जेंगजुआन को धुंधला सा लगा कि यह नाम जाना पहचाना है, लेकिन एक पल के लिए उसे याद नहीं आया कि उसने इसे कहाँ सुना था। जब उसने तांग शियू का चेहरा देखा तो अचानक उसके मन में एक विचार कौन था। तांग शियू के हाव भाव से उसे किसी की याद आ गई और याद आते ही वह अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था और उसने जल्दी से पूछा, क्या आपके पिताजी तांग युंडे हैं? सेना में पूर्व सैनिकों के राजा, शाही राजधानी में तांग परिवार के वही व्यक्ति। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही। युआन जेंगजुआन के होंठ कुछ देर हिले, उसका चेहरा उत्साह से भर गया और उसने धीरे से कहा, भाई तांग सच में अभी भी जिंदा हैं। 20 साल पहले हुई वो मुलाकात, उनका वीर भाव मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। तांग शियू, तुम्हारे पिताजी अब कहाँ हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उनके साथ कुछ ड्रिंक्स पी सकता हूँ? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, वह नानशान कस्बे में है। अंकल युआन, जब भी आप उससे मिलना चाहें सीधे चले जाइए। युआन जेंगजुआन ने जोर से सिर हिलाया और कहा, आज रात मैं उनसे मिलने जाऊंगा। तांग शियू, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता कभी हम सैनिकों के लिए गौरव थे, एक ऐसी शख्सियत जिनका अनगिनत सैनिक सम्मान करते थे। अगर वह घटना उस समय न घटी होती तो मैं यकीन मानिए कि अब तक वह सेनापति बन चुके होते, सेना में एक बड़ा ओहदा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान दी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। युआन जेंगजुआन ने फिर आह भरी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सचमुच कभी नहीं सोचा था। तुम सच में उनके बेटे हो, इसीलिए इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास इतनी अद्भुत क्षमताएं होना स्वाभाविक है। बाप जैसा बेटा, सचमुच बाप जैसा बेटा। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, अंकल युआन, चलिए अब इस विषय पर बात नहीं करते। अगर आप इस बार निवेश के बारे में पूछने मेरे पास आए हैं तो मैं सचमुच आपकी मदद नहीं कर सकता। युआन जेंगजुआन की आंखों से एक चमक निकली और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कर सकते हो। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? युआन जेंगजुआन मुस्कुराई और बोली, क्या तुमने अभी यही नहीं कहा था? तुम्हारे पिताजी भी व्यापार करना चाहते हैं और मैं भी व्यापार करना चाहती हूँ, अगर हम दोनों सहयोग करें तो। तांग शियू मुस्कुराया और बोला, आप दोनों सहयोग करें या न करें, मैं दखल नहीं दूंगा। अगर कोई समस्या हो तो आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं, मुझे इसमें मत घसीटिए। जहां तक युआन चुलिंग के मोदू में जिम खोलने की बात है, मुझे यकीन है कि उसने आपको इसके बारे में बता दिया होगा, है ना? उसके पिता होने के नाते क्या आप उसका समर्थन करेंगे? युआन जेंगजुआन मुस्कुराते हुए बोला, जब आप उसका समर्थन कर सकते हैं तो मैं क्यों न करूं? शाओ लिंग ने मुझे आपकी कही हर बात शब्द दर शब्द बताई है। मैंने उसे 10 मिलियन देने का फैसला भी कर लिया है ताकि वह कोशिश कर सके, भले ही वह सारी पूंजी खो दे, लेकिन अगर वह कुछ सीखता है तो मैं उसका समर्थन करता रहूंगा। तांग शियू ने अंगूठा ऊपर करके तारीफ की और कहा, अंकल युआन, आपने जो कहावत कही, जैसा बाप वैसा बेटा, वो आप पर और आपके बेटे पर भी लागू होती है। चिंता मत कीजिए, मैं जिम के कारोबार पर नजर रखूंगा, जब तक वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा तब तक कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा। युआन जेंगशुआन वास्तव में तांग शियू के शब्दों का इंतजार कर रहा था और उन्हें सुनकर उसने संतुष्टिपूर्वक सिर हिलाया। अध्याय 422 बेघर बच्चे जैसे ही तांग शियू युआन परिवार के विला से निकले और शेंग तांग ग्रुप के मुख्यालय की ओर गाड़ी चला रहे थे, उन्हें रैंच का फोन आया, जिससे उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। रैंच कई दिनों से मैजिक सिटी में उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन ये देखकर कि तांग शियू लगातार व्यस्त थी, वह सीधे स्टार सिटी लौट आया। आज ही जब रैंच ने कुछ काम निपटा लिए तब उसने तांग शियू से दोबारा संपर्क किया। शिन्युआन स्टार सिटी के बाहरी इलाके में स्थित ये कभी एक पर्यटक आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब यह एक परित्यक्त निर्जन क्षेत्र बन चुका था। जब तांग शियू वहां गाड़ी चलाकर पहुंचा तो उसने देखा कि रैंच शिन्युआन के झाड़ियों से घिरे प्रवेश द्वार पर एक पत्थर के घाट पर बैठा सिगरेट पी रहा था। बॉस, आखिरकार आप आ ही गए। रैंच ने तांग शियू को कार से बाहर निकलते देखा और तुरंत उसकी ओर दौड़ते हुए कहा। तांग शियू ने पूछा, आपने फोन पर कहा था कि आपने जितने भी बेघर बच्चों को पाया वे सभी यहीं बस गए हैं? रैंच ने जवाब दिया, हाँ, हालांकि यहाँ थोड़ी जर्जर हालत है, लेकिन अंदर के कुछ घर अभी भी सही सलामत हैं। मैंने और नेल ने कुछ रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदी और हमने यहाँ बच्चों की देखभाल के लिए कुछ आंटियों को भी काम पर रखा है, इसलिए
यह एक अच्छी जगह है, चलो चलते हैं, मुझे भी दिखाओ, तांग शियू ने कहा। 10 मिनट बाद रैंच और तांग शियू शिन्युआन के अंदर पुराने घरों के एक समूह के सामने पहुंचे। तांग शियू की नजर सबसे पहले दर्जनों बच्चों पर पड़ी, जो छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होकर कई अधेड़ उम्र की महिलाओं के आसपास हंसते खेलते नजर आ रहे थे। इन बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा लगभग 8 या 9 साल का लग रहा था, जबकि सबसे छोटा बच्चा एक अधेड़ उम्र की महिला की गोद में था। बॉस, कुल मिलाकर 45 बच्चे हैं। ये सभी बेघर बच्चे हैं जिन्हें हमने पाया है। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन या गर्म कपड़े नहीं होते थे और उनके पास रहने के लिए कोई स्थायी जगह भी नहीं थी। हमने उनके लिए खाना और नए कपड़े खरीदे और हमने उन्हें रहने के लिए जगह देने, उन्हें गोद लेने और भविष्य में उन्हें घर देने का वादा किया। इसलिए वे हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ गए। रैंच, जो हमेशा एक बदमाश की तरह दिखता था, अब एक बदला हुआ व्यक्ति लग रहा था। उसकी आंखों में एक जटिल भाव था और उसके शब्द और कार्य असाधारण रूप से गंभीर थे। तांग शियू ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुमने अच्छा किया है। रैंच ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बॉस, असल में हमें इनसे कहीं अधिक बेघर बच्चे मिले हैं। उनमें से कई विकलांग बच्चे थे, लेकिन आपने कहा था कि हमें स्वस्थ बच्चों को ढूंढना होगा, इसलिए हमने उन विकलांग बच्चों को अनाथालयों में भेज दिया और उन अनाथालयों को कुछ पैसे भी दिए। रैंच, तुम परिपक्व हो गए हो, तांग शियू ने कहा। रैंच ने उत्तर दिया, इतने सारे दुर्भाग्यशाली बच्चों को देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि आपने मुझे जो काम सौंपा है, बॉस, वह बहुत सम्मानजनक है और मेरे दिल को छू गया है। पहले की तरह यूं ही समय बर्बाद करने के बजाय कुछ ज्यादा करना हमेशा बेहतर होता है। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, आप सही कह रहे हैं। मैंने आपको जो काम सौंपा है उसे आप अपने करियर के रूप में देख सकते हैं। मैं आज रात तक किसी को इन बच्चों को लेने के लिए भेज दूंगा। आप बेघर बच्चों की तलाश जारी रखें, आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही आपको 5 मिलियन और भेज दूंगा, और अगर भविष्य में बेघर बच्चों की तलाश करते समय आपको कोई परेशानी आती है तो आप तुरंत मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रैंच हिचकिचाया, बॉस, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और उन्हें एक बेहतर भविष्य दूंगा। रैंच ने सिर हिलाया और कहा, बॉस, क्या मैं आपको इन बच्चों से मिलवा दूं? अच्छा, तांग शियू ने सिर हिलाया। रैंच बच्चों के पास गया, ताली बजाई और चिल्लाया, बच्चों, सब लोग तुरंत उस संरचना में खड़े हो जाओ जो मैंने तुम्हें पहले सिखाई थी। आंटियों, अब आप आराम कर सकती हैं। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको फोन कर लूंगी। अधेड़ उम्र की महिलाएं एक पल के लिए हिचकिचाईं, फिर दौड़कर आई नाइल को बच्चे को सौंपने के बाद उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया और चली गईं। तांग शियू ने देखा कि बच्चे अफरा तफरी के बाद जल्दी से 3 पंक्तियों में खड़े हो गए। वे उसे जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। तांग शियू कुछ कदम और करीब आया और गहरी आवाज में बोला, मेरा चेहरा याद रखना, अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। आज से मैं तुम्हें खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए एक बड़ा घर दूंगा और मैं तुम्हें पढ़ने और अध्ययन करने की अनुमति भी दूंगा। याद रखो, पहले तुम्हारे पास घर नहीं था, लेकिन अब से मैं तुम्हें घर दूंगा, एक ऐसा घर जहां तुम भोजन और वस्त्र की चिंताओं के बिना रह सको और धीरे धीरे बड़े हो सको। सभी 45 बच्चे चुपचाप तांग शियू को देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा और कोई भी लापरवाही से इधर उधर नहीं घूमा। वे तांग शियू की कुछ बातें समझ गए थे, लेकिन पूरी नहीं। फिर भी वे एक बात समझ गए थे, तांग शियू उन्हें गोद लेने और उन्हें घर देने के लिए तैयार थे। तांग शियू ने अपना फोन निकाला, कांग शिया का नंबर डायल किया और कहा, एक बड़ी बस तैयार करो और शिन्युआन आओ, मैं आपको सटीक पता आपके फोन पर भेज दूंगा। ठीक है, कांग शिया सहमत हो गई। तांग शियू ने फोन काट दिया और रैंच की और इशारा किया। दोनों लगभग 10 मीटर दूर चले गए और तभी तांग शियू ने कहा, अब से जब भी आपको और बेघर बच्चे मिलें, उन्हें सीधे मैजिक सिटी में मेरे पास भेज देना। मैं आपको पता दे दूंगा, लेकिन याद रखें, आप जिस भी बच्चे को भेजें उसकी परीक्षा अवश्य लें। उसका चरित्र बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। रैंच ने सिर हिलाया और कहा, बॉस, मुझे पता है। 4 साल से कम उम्र के 3 बच्चों को छोड़कर इन 45 बच्चों का परीक्षण हमारे द्वारा किया जा चुका है। वे बहुत समझदार और आज्ञाकारी हैं। हमने ये भी पाया कि यद्यपि ये बच्चे छोटे हैं, फिर भी वे अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व हैं। तांग शियू ने आह भरते हुए कहा, लोग कहते हैं कि गरीब परिवारों के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में कठिनाइयों भरा जीवन उन्हें गरीब परिवारों के बच्चों की तुलना में और भी तेजी से परिपक्व बना देता है। इन बच्चों के लिए एक दुखद जीवन का अनुभव उन्हें खुशी की अधिक कदर करना सिखाता है। अच्छा काम जारी रखो, तुम जो कर रहे हो वह उद्धार है, यह एक दयालुता का कार्य है। रैंच मुस्कुराया, बॉस, हम केवल वही काम कर रहे हैं जो आपने हमें सौंपे हैं। आप ही हैं जो वास्तव में उन्हें एक नया जीवन दे रहे हैं। आप ही सच्चे महान परोपकारी हैं। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, उन्हें सामान पैक करने के लिए ले जाओ, मुझे लगता है कि उन्हें लेने के लिए जल्द ही एक गाड़ी आ जाएगी। रैंच ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बॉस, मुझे सच में इन्हें देने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वे भविष्य में तुम्हें याद रखेंगे। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं और मुझे संतुष्ट कर पाते हैं, तो आपको भविष्य में उनसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। हम रैंच ने भारी मन से सिर हिलाया और फिर बच्चों की ओर बढ़ गया। तांग शियू वहीं खड़ी रही, रैंच की पीठ को देखती रही और मन ही मन आह भरते हुए सोचने लगी, जीवन सचमुच एक सान की तरह है जो रैंच और नेल के खुरदुरे किनारों और बचकाने बदमाशपन को घिसकर चिकना कर देता है। अब वे अविश्वसनीय रूप से तेज गति से बढ़ रहे थे और परिपक्व हो रहे थे। तांग शियू ने यह भी सोचा कि अगर कुछ और वर्षों में अगर रैंच और नेल सक्षम और उसके प्रति वफादार साबित होते हैं, तो उन्हें और अधिक प्रशिक्षित किया जा सकता है। 1 घंटे से भी अधिक समय बाद शिन्युआन के मुख्य द्वार पर एक बड़ी बस रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला, कांग शिया शेंग तान ग्रुप के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तेजी से तांग शियू की ओर बढ़ी। बॉस, हम पहुंच गए हैं। बाहरी लोगों के सामने कांग शिया ने तांग शियू के प्रति कोई आत्मीयता नहीं दिखाई। बोलते समय उनके खूबसूरत चेहरे पर सम्मान का भाव था। तांग शियू ने सिर हिलाया, रैंच को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला और जल्द ही रैंच, नेल और 1 दर्जन अन्य लोग 45
बच्चों के साथ शिन्युआन गेट से बाहर आ गए। उन्हें बस में चढ़ने दो। कांग शिया और शेंग तांग ग्रुप के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने हैरानी भरे भाव दिखाए। कांग शिया और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। बॉस, ये बच्चे तो। तांग शियू ने उदासीनता से कहा, ये बेघर बच्चे हैं जिन्हें मैंने गोद लिया है और मैं उन्हें एक नई जगह पर बसाने की तैयारी कर रही हूँ। चलो चलें, हम रास्ते में आराम से बातें कर सकते हैं। ठीक है, कांग शिया ने सिर हिलाया। कांग शिया की व्यवस्था के तहत शेंग तांग समूह के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने बच्चों को बस में बिठाया। इसी बीच कांग शिया उस लैंड रोवर रेंज रोवर एसयूवी में बैठ गई जिसे तांग शियू चला रहा था। जैसे ही दोनों वाहन चलने लगे, तांग शियू ने गाड़ी चलाते हुए कहा, क्या आपके साथ आए वे दोनों कंपनी अधिकारी भरोसेमंद हैं? कांग शिया ने सिर हिलाते हुए कहा, ये नए कर्मचारी थे जिन्हें मैंने शेंग तांग ग्रुप की स्थापना के समय ही नियुक्त किया था। उनकी पिछली नौकरियां अच्छी नहीं थीं और उनका जीवन विशेष रूप से समृद्ध नहीं था। ये कहा जा सकता है कि शेंग तांग ग्रुप ने उनकी जिंदगी बदल दी है, इसलिए उनमें हमारी समूह कंपनी के प्रति जुड़ाव और जिम्मेदारी की भावना बहुत मजबूत है। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, तो फिर उन दोनों को इन बच्चों को सीधे जिंगमिन द्वीप पर स्थित बान रेस्तरां तक ले जाने दो। मैंने बान रेस्टोरेंट के लोगों से पहले ही संपर्क कर लिया है और वे उनसे बीच का रास्ता निकालेंगे। कांग शिया ने उत्सुकता से पूछा, बॉस, आपने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि आप इतने सारे बेघर बच्चों को किस लिए गोद ले रहे हैं? प्रशिक्षण, तांग शियू ने शांत भाव से कहा। कांग शिया ने कहा, अगर आप प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो आपको इतने छोटे बच्चों को ढूंढने की जरूरत नहीं है ना? उन सभी को प्रतिभाशाली बनाने के लिए कम से कम 1 दर्जन साल लग जाएंगे, है ना? तांग शियू ने कहा, जिन प्रतिभाओं को मैं निखारता हूँ उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उनकी वफादारी है। बचपन से ही उनके मन और हृदय में वफादारी की भावना को गहराई से बिठाकर ही वे मेरे सक्षम सहायक बन सकते हैं। उन्हें प्रशिक्षित करने में काफी समय और पैसा लग सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे भविष्य में मुझे निराश नहीं करेंगे। तांग शियू की बातें सुनकर कांग शिया का दिल अचानक कांप उठा। ये सदमे, घबराहट और अविश्वास का मिलाजुला अनुभव था। अचानक उसने बान रेस्टोरेंट के लोगों के बारे में सोचा। तांग शियू ने एक बार कहा था कि बान रेस्टोरेंट के लोग सचमुच उनके अपने थे, ऐसे लोग जिन पर भरोसा किया जा सकता था। अब वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या बान रेस्टोरेंट के लोग भी इन बच्चों की तरह ही थे जिन्हें बचपन से ही इस तरह पाला पोसा गया था। यदि ऐसा है तो तब बान रेस्टोरेंट का अस्तित्व वास्तव में भयावह होगा। तांग शियू ने कहा, उन दोनों को बुलाओ, उन्हें इन बच्चों को सीधे जिंगमिन द्वीप ले जाने के लिए कहें। बस चालक द्वारा ये यात्रा पूरी करने के बाद उसे कुछ अतिरिक्त पैसे दे दें। ये सुनकर कांग शिया ने तुरंत तांग शियू के निर्देशों का पालन किया और उन दोनों को सब कुछ समझाया। फिर उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया और पूछा, बॉस, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? तांग शियू मुस्कुराया, मुझे उन दोनों की संपर्क जानकारी दे दो, मैं इसे बान रेस्टोरेंट के लोगों को भेज दूंगा। फिर हम सीधे कंपनी में जाकर शाम के भोज की तैयारी करेंगे। बॉस, आप इस तरह के कपड़े पहनकर भोज में जा रहे हैं? शाम के भोज के बारे में सुनकर कांग शिया ने तुरंत एक मनमोहक मुस्कान दिखाई। अध्याय 423, वस्त्र मनुष्य का निर्माण करते हैं और काठी घोड़े का। स्टार सिटी, वेल्थ प्लाजा। तांग शियू के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी जिसे कांग शिया खींचकर वेल्थ प्लाजा के प्रवेश द्वार तक ले गई। सुरक्षा गार्डों और राहगीरों की अजीब निगाहों के बीच वे चौथी मंजिल पर स्थित वस्त्र विभाग में पहुंचे। कांग शिया, मुझे सच में लगता है कि यह पोशाक बहुत अच्छी है। आज रात तो बस एक डिनर पार्टी है, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। कांग शिया मुस्कुराई, बॉस, आज रात कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी पहली उपस्थिति है। आपकी समग्र छवि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लोग नहीं कहते, कपड़े ही इंसान की पहचान बनाते हैं? हालांकि आप पहले से ही बहुत आकर्षक हैं, लेकिन ये पोशाक बहुत साधारण है और इससे आप में कोई निखार नहीं आ रहा है। तांग शियू ने बेबसी से कहा, मैं कोई बड़ी स्टार नहीं हूँ, क्या मुझे चमकने की जरूरत है? कांग शिया ने गंभीरता से कहा, बेशक आपको अपनी काबिलियत साबित करनी होगी और कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करना होगा। आखिर आप कंपनी के बड़े बॉस हैं। अगर आप अपनी छवि पर ध्यान नहीं देंगे तो वे अधिकारी आपको नीचा समझेंगे। मुझे लगता है कि आप अपने अधीनस्थों द्वारा कम आका जाना नहीं चाहेंगे, है ना? यह तांग शियू ने अपना मुंह खोला, फिर कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कांग शिया मुस्कुराई, बिल्कुल सही। तो आज मेरी बात ध्यान से सुनो। हम पहले कपड़े, जूते, टाई और एक्सेसरीज खरीदेंगे और फिर मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगी जो तुम्हें बेहद आकर्षक और सुंदर दिखाने की गारंटी देगा। तांग शियू ने बुदबुदाते हुए कहा, तो मैं एक आकर्षक लोमड़ी बन जाऊंगी, है ना? पफ। कांग शिया अपनी हंसी नहीं रोक पाई और मुंह ढकते हुए तांग शियू को जल्दी से एक लग्जरी कपड़ों की दुकान में खींच ले गई। खरीदारी महिलाओं के लिए यह एक खुशनुमा समय होता है, खासकर जब उनके साथ उनका प्रिय पुरुष साथी हो, लेकिन पुरुषों के लिए ये थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, यहाँ तक कि अपने लिए चीजें खरीदते समय भी। कांग शिया तांग शियू को घसीटते हुए एक कपड़े की दुकान से दूसरी दुकान ले गई। पूरे 2 घंटे में तांग शियू ने कम से कम 20 कपड़े आजमाए, लेकिन अंत में उसने सिर्फ 2 ही खरीदे। और उन 2 कपड़ों की कीमत ने तांग शियू को, जिसे पैसों की ज्यादा परवाह नहीं थी, दिल में गहरा दर्द पैदा कर दिया। 6 अंकों की संख्या। दोनों पोशाकों की कीमत लाखों में थी। हालांकि उन्हें पहनने के बाद वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था और वे बहुत आरामदायक भी थी, फिर भी उसे पूरे शरीर में असहजता महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने कपड़े नहीं बल्कि 100 युआन के नोटों के गट्ठे पहन रखे हों। 5 बज गए। तांग शियू को कांग शिया एक निजी क्लब में ले गई। क्लब के बाहरी हिस्से को देखकर ही पता चल जाता था कि यह निजी क्लब असाधारण है, जिसकी सजावट विलासिता और फैशन से भरपूर है। स्वागत। 2 स्वागतकर्मियों के अभिवादन के बाद कांग शिया तांग शियू को अंदर एक विशाल हॉल में ले गई। उस समय सोशलाइट्स की तरह सजी धजी 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं मुलायम सोफे पर बैठी फैशन पत्रिकाएं पलट रही थीं और बीच बीच में बातचीत करने के लिए एक दूसरे के करीब आ रही थीं। उनके सामने हरे रंग की पैंट, लाल बनियान और बेसबॉल टोपी पहने एक व्यक्ति, जो काफी भड़कैला दिख रहा था, एक पोशाक को व्यवस्थित कर रहा था। एंथनी, कांग शिया ने पुकारा। उस रंगीन मिजाज वाले आदमी ने अपना शरीर मोड़ा, पीछे मुड़ा और कांग शिया को देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। खुशी खुशी उसके पास जाते हुए उसने बेहद मीठी आवाज में कहा, कांग शिया, मेरी प्यारी, तुम यहाँ एक दुर्लभ मेहमान हो।
आज मेरे यहाँ किस लिए आए हो? कांग शिया मुस्कुराई। एंथनी, मैं आपको मिलवा देती हूँ। ये मेरे बॉस तांग शियू हैं। बॉस, ये है एंथनी, इस इमेज कंसल्टिंग क्लब के मालिक और मुख्य इमेज डिजाइनर। ये बहुत प्रतिभाशाली हैं। हमारे स्टार सिटी के ज्यादातर बड़े बड़े लोग या अमीर बॉस इमेज डिजाइन के लिए इन्हीं से सलाह लेते हैं। यहाँ तक कि स्टार सिटी आने वाले कुछ बड़े सितारे भी इनकी मदद लेते हैं। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, नमस्ते। एंथनी की आंखों में एक चमक कौंध गई। उसने तांग शियू को कई बार गौर से देखा, फिर प्रशंसा में सिर हिलाते हुए कहा, एकदम सीधा सादा सुंदर चेहरा। मेरी नज़र में वह एक अंगर जैड है जिसे बस एक रूपांतरण की जरूरत है ताकि उस पर जमी धूल हट जाए और उसकी चकाचौंध भरी चमक प्रकट हो जाए। कांग शिया, मेरे प्यारे, तुम मेरे लिए बेहतरीन सामग्री लाए हो। कांग शिया ने मजाकिया अंदाज में डांटते हुए कहा, एंथनी, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? वो मेरे बॉस हैं, तुम किस पद की बात कर रहे हो? अगर तुमने दोबारा बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। एंथनी हंसते हुए बोला, मेरी गलती, मैं अपने शब्दों के लिए माफी मांगता हूँ। शेंग तांग ग्रुप के बड़े बॉस, एक रहस्यमय शख्सियत का आज मेरी छोटी सी दुकान पर आना वाकई मुझे रोमांचित करता है। इस महत्वपूर्ण ग्राहक को खुश करने के लिए मैं आज आपको 80% की छूट देता हूँ। कांग शिया ने अंगूठा ऊपर करके प्रशंसा की और कहा, ये तो बहुत उदारता है। चलिए शुरू करते हैं। एंथनी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, दोनों पोशाकें, जूते, मोजे और अन्य सामान उठाए और फिर मुस्कुराते हुए तांग शियू से कहा, श्रीमान तांग, कृपया मेरे साथ आइए। तांग शियू ने हल्के से सिर हिलाया और एंथनी के पीछे पीछे बगल वाले कमरे में चली गई। सोफे पर फैशन मैगजीन पलट रही दो अधेड़ उम्र की सोशलाइट्स ने कांग शिया और तांग शियू के प्रवेश करते ही बस एक नजर ऊपर उठाई और फिर उन पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि जब एंथनी ने खुलासा किया कि तांग शियू शेंग तांग ग्रुप की बॉस हैं, तो वे तुरंत आश्चर्यचकित हो गईं। अरे वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शेंग तांग ग्रुप का बड़ा बॉस इतना जवान और हैंडसम होगा। मेरे पति पिछले कुछ दिनों से हर रोज शेंग तांग ग्रुप का नाम लेकर परेशान कर रहे हैं और कहते रहते हैं कि उन्हें शेंग तांग ग्रुप के बड़े बॉस से मिलने का मौका ही नहीं मिला। और अब तक उन्हें पता भी नहीं चला है कि शेंग तांग ग्रुप का बड़ा बॉस कौन है। जी हाँ, मेरे पति आजकल सबसे ज्यादा शेंग तांग ग्रुप और उसके रहस्यमय बड़े बॉस के बारे में बात करते हैं। ओह, और एक और बात है, उनका कहना है कि शेंग तांग ग्रुप की सीईओ कांग शिया हैं। क्या वह महिला कांग शिया हैं? मैंने उनके बारे में पहले भी वित्तीय साक्षात्कार देखे हैं। उनका रिश्ता असामान्य लगता है। उनके बीच चाहे जो भी रिश्ता हो, आज हमारी मुलाकात शेंग तांग ग्रुप के बड़े बॉस से हुई है। हमें उनके साथ एक तस्वीर जरूर लेनी चाहिए। जब मैं इसे घर ले जाऊंगी तो मेरे पति मुझे बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। मैं भी। कांग शिया एक किताबों की अलमारी के पास गई, लापरवाही से एक फैशन पत्रिका निकाली और उन दोनों मशहूर हस्तियों के सामने बैठ गई। उन्हें अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर पढ़ने के लिए सिर नीचे कर लिया। आधे घंटे बाद जब बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला और एंथनी बाहर आया तो उसने ताली बजाई जिससे पत्रिका पढ़ रही कांग शिया चौंक गई। एंथनी, मेरा बॉस कहाँ है? कांग शिया ने फैशन पत्रिका नीचे रख दी, खड़ी हो गई और एंथनी से पूछा। एंथनी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और तांग शियू को बाहर आने का इशारा करने के लिए ताली बजाने ही वाला था कि तांग शियू कांग शिया के सामने प्रकट हो गया। हे भगवान, क्या ये मेरे बॉस हैं? कांग शिया दंग रह गई, फिर उसने झट से अपना हाथ उठाया, अपनी आंखें मलीं और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसे भ्रम नहीं हो रहा है, उसने तुरंत कहा, बॉस, आप पहले बस एक सुंदर युवक थे, लेकिन अब आप निश्चित रूप से पुरुषों की पराकाष्ठा हैं, अनगिनत महिलाओं के सपनों के देवता हैं। पास वाले सोफे के पास दोनों सोशलाइट्स भी स्तब्ध रह गईं। वे अनायास ही सीधी होकर बैठ गईं और तांग शियू को घूरने लगीं, जो बिल्कुल बदले हुए इंसान लग रहे थे। उनके मुंह खुले रह गए। आकर्षक, इतना सुंदर। उन्होंने कई सुंदर पुरुष, कई मर्दाना पुरुष देखे थे, लेकिन उनके सामने मौजूद पुरुष से अधिक सुंदर और अधिक मर्दाना पुरुष निश्चित रूप से बहुत कम और दुर्लभ थे। इस पल तांग शियू ने टक्सीडो, टाई, चमकदार चमड़े के जूते पहने हुए थे और उनके बाल संवारे हुए थे। उनकी कलाई पर एक महंगी घड़ी थी और उनके हर हावभाव से एक असाधारण आभा झलक रही थी। क्या कुछ गड़बड़ है? तांग शियू ने अपने कपड़ों की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा। कांग शिया ने जोर से सिर हिलाया और बुदबुदाई, नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही बहुत ही चकाचौंध भरा है। बॉस, अगर आप एक सेलिब्रिटी बन गए तो यकीनन दुनिया की सारी लड़कियां आप पर मोहित हो जाएंगी। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, ये किस तरह का मजाक है? अगर मुझमें ये क्षमता होती तो मैं बहुत पहले ही किसी अमीर महिला के साथ रह रहा होता। मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। तांग शियू के शब्द समाप्त होते ही चमकती आंखों वाली एक सोशलाइट अचानक खड़ी हो गई और बोली, सुंदर पुरुष, मैं आपको अपने पास रखने के लिए अपना सारा निजी धन खर्च कर दूंगी। पफ, हा। कांग शिया और एंथनी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तांग शियू ने हंसी और आंसुओं के बीच फंसी उस सोशलाइट को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मैडम, आप मजाक कर रही हैं। मुझे किसी के द्वारा रखे जाने की आदत नहीं है। उसके साथ उसने हाथ बढ़ाकर कांग शिया की कलाई पकड़ ली और बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। मुख्य द्वार पर पहुंचकर ही उसने कांग शिया की कलाई छोड़ी और बड़बड़ाया, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? कांग शिया ने झट से हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भगवान कसम, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हा, बॉस, आपने अभी उन दोनों महिलाओं की आंखों में वो चमक देखी? वो कैसी थीं? हरी रोशनी। आपकी तरफ देखते हुए उनकी आंखें मानो हरी चमक रही थीं। अब आपको पता चल गया होगा कि आप कितने आकर्षक हैं। तांग शियू ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी आकर्षक हूँ, लेकिन खुलेआम मुझे अपने पास रखने का प्रस्ताव देना बहुत शर्मनाक है। चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे कपड़े बदलने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। कांग शिया ने झटपट तांग शियू को पकड़ लिया और बार बार सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैंने आखिरकार एंथनी से आपकी तस्वीर डिजाइन करवा ली है। बॉस, अगर आपने कपड़े बदले तो आज दोपहर की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे, मैंने अभी तक एंथनी को बिल का भुगतान नहीं किया है। बॉस, जरा रुकिए। तांग शियू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं नहीं बदलूंगी, क्या ये बेहतर है? मुझे जाने दो। तभी कांग शिया ने तांग शियू को छोड़ा और मुस्कुराते हुए दरवाजे के अंदर भाग गई।
तांग शियू ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, कार की ओर गया, सिगरेट निकाली, जलाई और 2 गहरे कश लिए। ऊपर से वह बेहद बेबस लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा खुश था। आखिर अगर वह अधेड़ उम्र की चाचियों को भी मोहित कर सकता है तो इसका मतलब है कि उसका रूप रंग बुरा नहीं है, कपड़े ही इंसान की पहचान बनाते हैं। ये कहावत बिल्कुल सही है। तांग शियू ने अपने कपड़ों का कंधा झटका दिया, हालांकि उस पर जरा भी धूल या गंदगी नहीं थी, फिर भी वह दिखावटीपन का भाव प्रदर्शित कर रहा था। कुछ मिनट बाद जब कांग शिया मुस्कुराते हुए बाहर आए तो उसने तुरंत कहा, बॉस मुझे गाड़ी चलाने दीजिए। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो चलाइए। अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? सीधे लॉन्ग शेफ रेस्टोरेंट। कांग शिया मुस्कुराई, उत्सव भोज शुरू होने वाला है, चलिए सीधे वहीं चलते हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ बॉस, आपके आते ही आप सबकी निगाहों का केंद्र बन जाएंगे। अध्याय 424 बुद्ध को अर्पित करने के लिए फूल उधार लेना। स्टार सिटी के सबसे खास और आलीशान होटल के तौर पर ड्रैगन शेफ रेस्टोरेंट में रोजाना सिर्फ शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग ही आते थे। इसकी ऊंची कीमत और प्रवेश शुल्क के कारण आर्थिक रूप से संपन्न कई लोगों के लिए भी वहां भोजन पर इतना खर्च करना उचित नहीं था। शाम के 7 बजे ड्रैगन शेफ रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार के बाहर एक सफेद पोश सुपरकार आकर रुकी। एक आकर्षक, सुंदर और मनमोहक युवक डिजाइनर सूट पहने हुए कार के सामने चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में एक नीला गुलाब था और खुले टॉप वाली स्पोर्ट्स कार पर भी चमकीले गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता सजा हुआ था। युवा मास्टर चेन, क्या आप कृपया अपनी गाड़ी हटा सकते हैं? आज रात हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान हैं और आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी होने से दूसरों को परेशानी हो रही है। कई सुरक्षा गार्डों ने चिंता भरी नजरों से उस युवक को देखा और विशेष रूप से सुरक्षा प्रमुख ने बेबसी भरे लहजे में बात की। अगर कोई और होता तो वे उसे अब तक भगा चुके होते, लेकिन ये युवक लांचिंग सिमो ग्रुप का दूसरा युवा मालिक था और साथ ही सिमो ग्रुप की स्टार सिटी शाखा का कनिष्ठ प्रमुख भी था। इसके अलावा इस युवा मालिक के पिता के पास ड्रैगन शेफ रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी भी थी। चेन सियन मुस्कुराया और धीरे से अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली। उसने एक सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया और बाकी सिगरेटें सुरक्षा कप्तान को फेंकते हुए हंसते हुए कहा, भाई कियांग, बाकी किसी भी बात पर मैं जरूर मान जाता, लेकिन आज रात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस मेरी बात को अनदेखा कर दीजिए और इसे मुझ पर एक एहसान समझिए। अगर आज रात मैं अपनी छोटी परी को जीत लेता हूं तो मैं निदेशक जियांग से कहूंगा कि आपकी तनख्वाह दोगुनी कर दें। सुरक्षा कप्तान की आंखें चमक उठीं और उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उन्होंने चेन सियन की ओर सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, तो हम कामना करते हैं कि युवा मास्टर चेन के सपने सच हों और आप उस सुंदरी का दिल जीत लें। उसके साथ उसने मुस्कुराते हुए अन्य सुरक्षा गार्डों की ओर इशारा किया और वे सभी पीछे हट गए और अपने पहरेदारी के कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया। चेन सियन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसकी निगाहें ड्रैगन शेफ रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर टिकी थीं। उसके भीतर धीरे धीरे एक उम्मीद पनप रही थी। जैसे ही उसकी उंगलियों के बीच की सिगरेट बुझने वाली थी, एक लड़की, कद में छोटी लेकिन मासूम चेहरे और सुडौल काया वाली, किसी परी जैसी प्यारी पोनीटेल में बंधे बालों के साथ बाहर निकली। उसके पीछे 2 और युवा और सुंदर लड़कियां थीं। वह यहाँ क्यों है? जैसे ही एंडी ड्रैगन शेफ रेस्टोरेंट से बाहर निकली, उसने देखा कि चेन सियन अपनी सिगरेट बुझाकर मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ रहा है। उसके कोमल चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई और नाखुशी के भाव दिखाई दिए। चेन सियन नीले गुलाब को हाथ में लिए एंडी के पास पहुंचा और बड़े ही सलीके से एक छोटा सा लाल दिल के आकार का डिब्बा निकाला। वह एंडी के सामने एक घुटने पर बैठ गया, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लिए और गहरे स्नेह से बोला, एंडी मेरे प्रिय, तुमने मुझे 65 बार ठुकराया है, लेकिन मेरा मानना है कि अच्छी चीजें जोड़े में ही आती हैं। इस 66वीं बार मुझे उम्मीद है कि तुम हाँ कहोगी और मुझसे शादी करोगी। मैं चेन सियन तुमसे वादा करता हूँ कि इस जीवन में मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करूंगा और सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। हाँ कहो, मुझसे शादी करो। उसने धीरे से लाल दिल के आकार के डिब्बे का ढक्कन खोला और रोशनी में कम से कम 2 कैरेट की हीरे की अंगूठी एक चकाचौंध भरी स्वप्निल चमक बिखेर रही थी। एंडी ने एक कदम पीछे हटते हुए गुस्से से कहा, चेन सियन क्या तुम कभी रुकोगी? मैंने तुमसे कहा है, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है और तुम मेरे सपनों के राजकुमार नहीं हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्यों? चेन सियन की मुस्कान जम गई, लेकिन वह घुटनों के बल बैठा रहा और लगातार पूछता रहा, तुम मुझे हमेशा क्यों ठुकराती हो? अगर अभी तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं भविष्य में अपने कार्यों से तुम्हारा दिल और प्यार जीत लूंगा। एंडी कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में एक धूर्त चमक दिखाई दी। उसके होंठों के कोने एक चाप की तरह मुड़े और उसी मुस्कान के साथ उसने कहा, तुम जानना चाहते हो क्यों, है ना? तो मैं तुम्हें बताती हूँ। क्योंकि मेरी माँ, जो अब स्वर्ग में है, एक बार सपने में मेरे सामने प्रकट हुई और मुझसे कहा कि कभी किसी एशियाई पुरुष से, खासकर चीन के पुरुष से शादी मत करना। बहाना, यह एक बिल्कुल बेतुका बहाना था। चेन सियन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और वहां से गुजर रहे कुछ मेहमान और सुरक्षा गार्ड भी समझ गए कि एंडी का बहाना मंगलअंत था। एंडी काफी दिलचस्प है। सड़क के किनारे कुछ ही मीटर की दूरी पर तांग शियू ने अपनी कार की चाबियां एक सुरक्षा गार्ड को फेंक दी, जो दौड़कर उसके पास आया और अपने पास आए कांग शिया को देखकर वह धीरे से मुस्कुराया। कांग शिया ने अपना मुंह ढककर हंसते हुए कहा, ये लड़की तो अस्वीकृति के कारणों पर विचार करने की जहमत भी नहीं उठाती। एक मूर्ख भी समझ जाएगा कि यह एक बहाना है। तांग शियू हंसते हुए बोली, मुझे लगता है उसने जानबूझकर उस सुंदर युवक के लिए इसे स्पष्ट कर दिया। कांग शिया हंसते हुए बोली, चेन सियन वाकई बहुत दृढ़ निश्चयी है। जहां तक मुझे पता है, उसने एंडी को दर्जनों बार शादी का प्रस्ताव दिया है, हर बार उसे ठुकरा दिया गया है, फिर भी वह हर बार हार नहीं मानता। वह कहावत क्या है, बार बार हारने के बावजूद वह बार बार लड़ता रहता है, बिल्कुल वैसा ही है वह। तांग शियू हंसते हुए बोला, किताबों में तो लिखा ही है, किसी लड़की को रिझाने के लिए साहसी, दृढ़ निश्चयी, अटल और लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। आखिरकार तुम उस खूबसूरत लड़की का दिल जीत लोगे। कांग शिया मुस्कुराते हुए बोली, बॉस, मुझे पता ही नहीं था कि आप रोमांस उपन्यास पढ़ते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि चेन सियन का कोई चांस नहीं है। अगर एंडी को उसमें जरा भी दिलचस्पी होती तो वह बहुत पहले ही मान जाती।
आप एंडी से काफी बातचीत कर चुके हैं, इसलिए आपको उसकी पर्सनैलिटी का पता होना चाहिए। निडर, प्यार और नफरत दोनों करने की हिम्मत रखने वाली। तांग शियू ने कंधे उचकाते हुए हंसते हुए कहा, कौन निश्चित रूप से कह सकता है। शायद उसकी ईमानदारी अंततः एंडी को प्रभावित कर दे। हमें क्या करना चाहिए, अभी चले जाएं या थोड़ा और इंतजार करें। कांग शिया ने तांग शियू की बाईं कलाई पकड़ी, उसकी विश्व प्रसिद्ध घड़ी पर एक नजर डाली और फिर हाथ नीचे करते हुए कहा, उत्सव भोज शुरू होने में केवल 20 मिनट बचे हैं। चलो अभी चलते हैं, नहीं तो भोज में देरी हो जाएगी। तांग शियू ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। इस पल एंडी ने चेन सियन के जमे हुए चेहरे को देखकर बहुत संतुष्टि महसूस की। उसे लगा कि वह वाकई एक जीनियस है, किसी को ठुकराने के लिए इतने शानदार बहाने बना सकती है। चेन सियन को हार मानने से रोकने के लिए उसने जानबूझकर दयनीय भाव से कहा, चेन सियन, यंग मास्टर चेन, कृपया मुझे जाने दीजिए। चीन में एक पुरानी कहावत है, सभी गुणों में माता पिता के प्रति सम्मान सर्वोपरि है। मैं माता पिता के प्रति बहुत सम्मान रखती हूँ, भले ही अब मेरे पास कोई माता पिता न हो, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। चाहे आप मुझे 6,66,000 बार शादी का प्रस्ताव दें या 66,666 बार, मैं फिर भी मना कर दूंगी। चेन सियन ने अपनी कलाई उठाते हुए कड़वाहट से कहा, एंडी, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करती हूँ, तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे ठुकराने के लिए ऐसे बेतुके बहाने नहीं बना सकते? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। हाँ कह दो, मैं अपना पूरा जीवन तुम्हें प्यार करने, तुम्हारी देखभाल करने और तुम पर जान छिड़कने में बिताऊंगी। एंडी, कांग शिया और तांग शियू एंडी के सामने पहुंचे। एंडी ने ऊपर देखा और जब उसकी नजर कांग शिया पर पड़ी और फिर तांग शियू पर, तो उसका चेहरा जम गया और उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली। फिर उसका मुंह खुला रह गया और उसकी आंखों में अविश्वास का भाव आ गया। हालांकि उसका भाव तुरंत बदल गया और पलक झपकते ही उसके चेहरे पर प्रेम की अनुभूति छा गई। तांग शियू हंसते हुए बोली, बस खड़े मत रहो, वह तुम्हें दिल से शादी का प्रस्ताव दे रहा है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो बस हाँ कह दो। उसके बैकग्राउंड को देखकर तो लगता है कि वह काफी अच्छा लड़का है। एंडी ने घबराकर सांस ली, फिर दौड़कर तांग शियू के पास पहुंचा, उसका हाथ पकड़ा और उत्साह से चिल्लाया, बॉस, आप आज बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं, बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार की तरह। उसके साथ जैसे उसे कुछ सूझा हो, उसने तांग शियू का हाथ छोड़ दिया और तांग शियू के अचंभित चेहरे को देखकर वह दौड़कर चेन सियन के पास गई, उसके हाथ से नीला गुलाब छीन लिया, फिर तांग शियू के पास लौटकर एक घुटने पर बैठ गई और अपने छोटे से चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोली, मालिक, मुझे पता चला है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, कृपया शादी कर लीजिए। नहीं, कृपया मुझे अपना लीजिए। तांग शियू के माथे पर काली रेखाओं की एक कतार दिखाई दी। इस बीच कांग शिया ने एंडी को हैरानी भरी मुस्कान के साथ देखा और मन ही मन अपना सिर हिलाया। और अभी भी घुटनों के बल बैठे चेन सियन के चेहरे के भाव अचानक पूरी तरह बदल गए। वह अचानक उठ खड़ा हुआ, घुटनों के बल बैठकर प्रस्ताव रख रहे एंडी की ओर मुड़ा और गुस्से से चिल्लाया, एंडी, इसका क्या मतलब है? वह गुलाब तुम्हारे लिए था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एंडी हंसते हुए मुड़ी और बोली, युवा मास्टर चेन, गुलाब के लिए धन्यवाद। मैं बस बुद्ध को अर्पित करने के लिए एक फूल उधार ले रही हूँ, आशा है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। देखा, वह मेरे सपनों का राजकुमार है, वह सुंदर लड़का जिसे देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। ये कहने के बाद उसने मुस्कुराते हुए एक बार फिर तांग शियू की ओर देखा और कहा, बॉस, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैं सचमुच आपको पसंद करती हूँ, मैं सचमुच आपसे प्यार करती हूँ। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आपके लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। हाँ कह दीजिए, मैं अपना पूरा जीवन आपको प्यार करने, आपकी देखभाल करने और आप पर फिदा होने में बिताऊंगी। तांग शियू हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एंडी ऐसा खेल खेलेगा। ऐसा लग रहा था मानो ये शब्द चेन सियन नाम के उस सुंदर युवक ने कहे हों। आसपास खड़े दर्शकों के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव थे। उन्होंने प्रस्ताव के दृश्य में ऐसे नाटकीय मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। दिलचस्प, आजकल के युवा वाकई मौज मस्ती करना जानते हैं। अगर एंडी नाम की वो लड़की चेन सियन को ठुकराने के लिए जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि वो उस हैंडसम लड़के पर सचमुच फिदा हो गई हो। किसी पुरुष का किसी महिला का पीछा करना पहाड़ पार करने जैसा है। किसी महिला का किसी पुरुष का पीछा करना पतले पर्दे को पार करने जैसा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सुंदर युवक इस बात से सहमत होगा। चेन सियन की किस्मत खराब है। चेन सियन आसपास की भीड़ की बातें सुन रहा था और उसका चेहरा बिगड़ता जा रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अचानक कोई प्रतिद्वंदी सामने आ जाएगा, और न ही उसने कभी यह उम्मीद की थी कि एंडी बेशर्मी से किसी दूसरे आदमी के पीछे पड़ जाएगी और ठीक उसी समय वह उससे शादी का प्रस्ताव रख रही थी। अपमान, यह उसके दिल पर जंगली जानवरों की बाढ़ की तरह टूट पड़ा, उसके दिल को चकनाचूर कर दिया और उसे असहनीय दर्द से भर दिया। एंडी, ये कौन है? चेन सियन इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसके सामने खड़ा युवक वाकई बेहद आकर्षक लग रहा था, खासकर उसका पहनावा और व्यवहार, जिसने उसे थोड़ा ईर्ष्या भी महसूस करवाए। हालांकि सामने वाला कोई भी हो, यह आदमी निस्संदेह उसका सबसे बड़ा प्रेम प्रतिद्वंद्वी था। काश वह ऐसा कर पाता। वह सचमुच चाहता था कि वह इस आदमी से छुटकारा पाले, ताकि उसके लिए एंडी के सामने दोबारा आना कभी असंभव हो जाए। अध्याय 426। कभी हार मत मानो। ब्लू सिटी, छोटा गर्म पानी का झरना। केंद्र, खुले आसमान के नीचे बने गर्म पानी के कुंड में भाप के हल्के हल्के गुबार उठ रहे थे, जहां शॉर्ट्स पहने 4 युवक चारों कोनों में आराम से बैठे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उनके बगल में पूल के किनारे पर लाल शराब और एस्ट्रे रखे थे, जबकि बिकनी पहने 2 युवतियां चाय, पानी और शराब परोसने के लिए तैयार खड़ी थीं। भाइयों, नीले शहर में हमारा ये गर्म पानी का झरना कितना बढ़िया है ना? लॉन्ग जेनलिन ने अपने गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच एक सिगार था और वह कश लगाते हुए मुस्कुरा रहा था। हुआंग जू मुस्कुराया, अच्छा, बहुत अच्छा। अफसोस की बात है कि यहाँ का मालिक इतना लचीला नहीं है कि हमारे साथ कुछ लड़कियों को इस खुले आसमान वाले गर्म पानी के झरने का आनंद लेने के लिए भेज सके। फीशान ने ताना मारते हुए कहा, मैं कहता हूँ युवा स्वामी हुआंग, क्या आप महिलाओं के बिना नहीं रह सकते? अगर आपको लड़कियों के साथ खेलना है तो कहीं और जाइए। हुआंग जू हंसते हुए बोला, कहीं और जाने में वो मजा नहीं आता।
ठीक है, मैं महिलाओं के बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन लॉन्ग जेनेलिन, तुमने इस बार हम भाइयों को इतनी उत्सुकता से बुलाया है, ये सिर्फ गर्म पानी के झरने में नहाने के लिए तो नहीं हो सकता। क्या ये उस विज्ञापन कंपनी के बारे में है जो तुमने ब्लू सिटी में शुरू की थी और हमसे कुछ काम निकलवाने के लिए बुला रहे हो? लॉन्ग जेनेलिन ने अंगूठा ऊपर करते हुए प्रशंसा की। मेरे माता पिता ने मुझे जीवन दिया, लेकिन भाई हुआंग जो मुझे समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे लॉन्ग परिवार ने एक असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है और वह मेरे बड़े भाई हैं। उनके पारिवारिक व्यवसाय संभालने से मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। इसलिए ब्लू सिटी में जीविका चलाने के लिए मैं पूरी तरह से अपने दम पर निर्भर हूँ। आप तीनों ब्लू सिटी के बड़े बड़े लोग हैं, आपकी मदद के बिना मैं ये सब नहीं कर सकता। हुआंग जू हंसते हुए बोला, तुम तो बड़े होशियार हो। कारोबार की चिंता मत करो, वापस आने के बाद हम तुम्हें कुछ कारोबार दिलाने में मदद करेंगे। वैसे तुम्हारा भाई आजकल क्या कर रहा है? मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा है। लॉन्ग जेनेलिन हंसते हुए बोले, वह और क्या कर रहे होंगे? उन्होंने कुछ समय पहले एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया था और विदेश में व्यस्त हैं। मैं पिछले 1-2 महीनों में कई बार वापस आया हूँ, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। हुआंग जू ने हैरानी से कहा, क्या आपके लॉन्ग परिवार का कारोबार विदेशों में भी फैल चुका है? लॉन्ग जेनेलिन हंसते हुए बोला, यह मेरे भाई का काम है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बॉस तांग के साथ बिताए वो दिन बहुत याद आते हैं। वो दिन जोश से भरे थे। फीशान ने उत्सुकता से पूछा, वैसे तांग शियू अब कहाँ है? आपने उसे आज बाहर क्यों नहीं बुलाया? लॉन्ग जेनेलिन खिलखिलाकर हंस पड़ा। बॉस तांग के पास इतना खाली समय कैसे हो सकता है? वो एक साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं और कारोबार भी चला रहे हैं। उन्हें अभी तक मैजिक सिटी में ही होना चाहिए था। मैं तो कुछ दिन पहले उनसे मिलने मैजिक सिटी जाने का सोच ही रहा था। हुआंग जू ने झट से कहा, जेनेलिन, जब तुम तांग शियू को ढूंढने जाओ तो मुझे फोन करना याद रखना। मैं तो उसकी कंपनी की बढ़िया शराब के बारे में सोचकर ही ललचा रहा हूँ। ये बहुत दुख की बात है, मुझे अभी तक केवल 2 बोतलें ही मिल पाई हैं, और वह भी लोगों को ब्लू सिटी के विशेष स्टोर पर दिन रात इंतजार कराने के बाद। आखिरकार लंबी कतार के बाद मुझे वे बोतलें मिली। फीशान ने भी आह भरते हुए कहा, बिल्कुल सही, मुझे भी सिर्फ 2 बोतलें ही मिली। चूंकि हम तांग शियू को जानते हैं, हमें कुछ जुगाड़ करके अमर पे की एक बड़ी खेप जरूर मंगवानी पड़ेगी। अमर पे अब तक चुप बैठा वो युवक अचानक हरकत में आया और पूछा, क्या आप शेंग तांग ग्रुप द्वारा निर्मित इमॉर्टल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं? हुआंग जू हंसते हुए बोला, युवा मास्टर चेन, लगता है आप भी शराब के पार की हैं। इमॉर्टल ब्रू का उत्पादन वास्तव में शेंग तांग ग्रुप द्वारा किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से इसकी मात्रा बहुत कम है। उस युवक ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, जिस तांग शियू का आपने जिक्र किया, क्या वह शेंग तांग ग्रुप में काम करता है, या क्या वह शेंग तांग ग्रुप के उच्च अधिकारियों को जानता है? हुआंग जू, फीशान और लॉन्ग जेनेलिन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर तीनों जोर से हंस पड़े। लॉन्ग जेनेलिन के चेहरे पर गर्व की झलक दिखी और वह हंसते हुए बोला, युवा मास्टर चेन, बॉस तांग शेंग तांग समूह के बड़े बॉस हैं। वरना क्या आपको लगता है कि कोई और मुझे लॉन्ग जेनेलिन को बॉस के रूप में स्वीकार करने के लिए मना सकता है? युवक चौंक गया। शेंग तांग समूह का बड़ा बॉस? तांग शियू, मैंने एक बार शेंग तांग समूह के बॉस के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लगता है कोई जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग उसे जानते होंगे। अगर समय हो तो मुझे उससे मिलवा दीजिएगा। लॉन्ग जेनेलिन मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, जब भी मैं मैजिक सिटी जाऊंगा मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। हम युवक ने सिर हिलाया। अचानक पूल के किनारे रखा उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने सिगार को एस्ट्रे पर रखा, फिर फोन उठाया, कॉलर आईडी पर नजर डाली और जवाब देने के बाद पूछा, क्या है? श्रीमान चेन, यंग मास्टर चेन की पिटाई हुई है। वह लॉन्ग शेफ रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर हैं। चेन सिरेई ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में पूछा, क्या हुआ? युवा मास्टर चेन शेंग तांग ग्रुप की एंडी नाम की लड़की का पीछा कर रहे थे। आज रात उन्होंने लॉन्ग शेफ रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर उसे शादी का प्रस्ताव दिया। हालांकि एंडी ने यंग मास्टर चेन की बात अनसुनी कर दी और इसके बजाय किसी और को शादी का प्रस्ताव दिया। बाद में दोनों के बीच कहासुनी हुई और एंडी ने यंग मास्टर चेन को पीट दिया। मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना है, अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए मुझे सटीक जानकारी नहीं है। फोन पर दूसरे व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। चेन सिरेई ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई। फोन रखते हुए उसने दूसरा नंबर डायल किया और कहा, आज यान लॉन्ग शेफ रेस्टोरेंट जाओ। सीएन की वहीं पिटाई हुई थी, पता लगाओ कि असल में क्या हुआ था, और जिसने भी उसे उकसाया है उसे अपना गुस्सा निकालने दो। हाँ। फोन से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज आए। गर्म पानी के कुंड में मौजूद तीनों पुरुषों ने चेन सिरेई की बातें सुन ली थीं। उनके चेहरे पर जिज्ञासा के भाव थे और लॉन्ग जेनेलिन ने तो उत्सुकता से पूछा, युवा मास्टर चेन, क्या हुआ? चेन सिरेई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरे छोटे भाई की लॉन्ग शेफ रेस्टोरेंट में पिटाई हुई थी। मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लॉन्ग जेनेलिन मुस्कुराया, तुम्हारा भाई काफी अच्छा है, बस थोड़ा ज्यादा सख्त है और चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है। मुझे अभी भी कुछ साल पहले की बात याद है। उस नौक को पाने के लिए उसका किसी से बड़ा झगड़ा हुआ था। उसने उस आदमी को इतना सताया कि फिर भी उसने हार नहीं मानी। मैंने सुना है कि आखिर में वो आदमी ब्लू सिटी में भी नहीं रह पाया, है ना? चेन सिरेई ने ताना मारते हुए कहा, उसका व्यक्तित्व एक दोष भी है, लेकिन एक ताकत भी। स्टार सिटी में अधिकांश व्यवसाय अब उसी के हाथ में है और वह काफी अच्छा कर रहा है। बात बस इतनी सी है कि मैंने सुना है कि वो हाल ही में शेंग तांग ग्रुप में काम करने वाली एक लड़की पर फिदा हो गया है। उसका स्वभाव बहुत ही सौम्य है। अगर मैं होता और अगर नरमी से काम नहीं चलता तो मैं सख्त तरीके अपनाता और सीधे उसे पा लेता। लॉन्ग जेनेलिन ने आंखें घुमाते हुए कहा, क्या सच में इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की है जो तुम्हारे भाई को ठुकरा सकती है? ये तो वाकई अजीब बात है। कहीं ये कांग शिया तो नहीं है? वो बॉस तांग की लाडली है। अगर कोई उसे छूने की हिम्मत भी करे तो मैं गारंटी देता हूँ कि बॉस तांग भड़क उठेंगे। चेन सिरेई ने सिर हिलाते हुए कहा, कांग शिया नहीं, लगता है कि यह एंडी नाम की कोई लड़की है। एंडी? हुआंग जू और फीशान को नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने इसे कहाँ सुना था। फिर उन्होंने इस बात को भुला दिया और आपस में मजाक करने लगे।
लॉन्ग शेफ रेस्टोरेंट चेन सीएन एक निजी कमरे में बैठा था। उसका चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था। उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी और उसने कॉफी टेबल पर रखी हर चीज को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। लॉन्ग शेफ रेस्टोरेंट के महाप्रबंधक झांग तियानफू ने एक कड़वी मुस्कान धारण की। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे सांत्वना दें। रिंग रिंग रिंग, फोन की घंटी बजी। चेन सीएन ने अपना फोन उठाया, गुस्से से उस पर नजर डाली और एक परिचित नंबर देखकर उसकी भौहें तन गईं। उसने फोन उठाया और पूछा, आज यान, क्या बात है? श्री चेन ने मुझे लॉन्ग शेफ रेस्टोरेंट में लोगों को लाने का आदेश दिया है। यंग मास्टर चेन, आप कहाँ हैं? चेन सीएन चौंक गया। उसके चेहरे के भाव कई बार बदले। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं लॉन्ग शेफ रेस्टोरेंट के अंदर हूँ। आप सीधे निजी कमरा नंबर 602 में आ सकते हैं। ठीक है। कॉल समाप्त हो गई। चेन सीएन ने झांग तियानफू की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, आज रात दखल मत देना। जो भी होगा मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगी। झांग तियानफू ने मुंह खोला और फिर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, युवा मास्टर चेन, आपके परिवार की भी लॉन्ग शेफ रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी है। अगर आप ज्यादा हंगामा करेंगे तो इसका हम सब पर बुरा असर पड़ेगा। चेन सीएन ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैंने कहा था, चाहे मामला कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं इस मामले की जिम्मेदारी लूंगा। झांग तियानफू कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से सिर हिलाकर बोले, आज रात मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, मैं पहले जाकर आराम करूंगा। आगे बढ़ो। चेन सीएन ने उदास चेहरे के साथ कहा। लॉन्ग शेफ रेस्टोरेंट, एमरल्ड वाटर हॉल। सैकड़ों लोगों के बैठने की क्षमता से युक्त भोज कक्ष अब उत्सवपूर्ण वातावरण से सजा हुआ था। लंबी लंबी मेजों की कतारें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों और पेय पदार्थों से भरी हुई थीं। रेड कार्पेट के अंत में आधा मीटर ऊंचा मंच था। मंच पर एक माइक्रोफोन रखा गया था और दोनों सिरों पर बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए थे। एमरल्ड वाटर हॉल के अंदर शेंग तांग ग्रुप के दर्जनों उच्च पदस्थ अधिकारी मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे थे। लगभग सभी बातचीत रहस्यमय बड़े बॉस के इर्द गिर्द घूम रही थी। महाप्रबंधक वेई, आप हमारे शेंग तांग समूह के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी हैं। आप हमारे बड़े बॉस से तो मिले ही होंगे, है ना? क्या आप हमें उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए हाथ में लाल शराब का गिलास पकड़े हुए पूछा। उनकी बातों को सुनकर उनके आसपास मौजूद 4-5 अन्य कंपनी अधिकारियों ने वेई जोंगफेग की ओर देखा। वेई जोंगफेग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि बॉस ने कहा है कि वह आज रात आएंगे तो वह जरूर आएंगे। अगर आपको बॉस के बारे में जानना है तो क्या आप उनसे बाद में नहीं मिलेंगे? अभी शाम के 6:52 बज रहे हैं, 7 बजने में 8 मिनट बाकी हैं। मुझे लगता है बॉस 7 बजने से पहले आ जाएंगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, महाप्रबंधक वेई, हम जानते हैं कि आज रात हमारी मुलाकात बॉस से होगी, लेकिन हम उनके व्यक्तित्व या स्वभाव को नहीं जानते। क्या आप हमें पहले से कुछ संकेत दे सकते हैं ताकि हम तैयार रह सकें? वेई जोंगफेंग हंसते हुए बोले, मालिक का स्वभाव सौम्य है और वे बहुत बुद्धिमान हैं। हम बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद जब सब लोग बातें कर रहे थे तभी कांग शिया और एंडी एमरल्ड वाटर हॉल के बगल वाले दरवाजे से बाहर निकले। एंडी के जाते ही कांग शिया सीधे सबसे अंदरूनी स्टेज पर गईं। माइक्रोफोन उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, सब लोग कृपया शांत हो जाएं। 7 बजने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। हमारे बॉस को समय बर्बाद करना पसंद नहीं है, इसलिए वे थोड़ी देर में बाहर आ रहे हैं। अब हमारे शेंग तांग ग्रुप के बॉस तांग शियू का स्वागत करने के लिए तालियां बजाएं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। कांग शिया की आवाज समाप्त होते ही तुरंत लगातार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अध्याय 427 मुसीबत 2400 मासिक टिकटों के लिए बोनस। अध्याय तांग शियू एजियो वाटर हॉल के बगल वाले दरवाजे से बाहर निकले। उनके सुंदर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी क्योंकि उन्होंने अपने चारों ओर जमा हुए कंपनी के अधिकारियों को देखा। हालांकि वह शेंग तांग ग्रुप के एक निष्क्रिय बॉस थे, लेकिन कांग शिया ने उन्हें कंपनी के सभी वरिष्ठ प्रबंधन के बारे में जानकारी दिखाई थी, इसलिए उन्हें सभी के नाम, पद और उनकी विशेषताओं याद थीं। इस समय उनके अधीन काम करने वाले शेंग तांग समूह के दर्जनों अधिकारी आश्चर्यचकित दिख रहे थे। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि तांग शियू उनके बॉस थे। आखिरकार तांग शियू दिखने में सुंदर और जोशीला तो था, लेकिन वह बहुत छोटा था। क्या ये हमारे बॉस हैं? क्या मैनेजर कांग मजाक कर रहे हैं? ये नौजवान ज्यादा से ज्यादा 20 साल का लग रहा है। ये हमारे शेंग तांग ग्रुप का बड़ा बॉस कैसे हो सकता है? क्या कोई गलती हुई है? क्या ये हमारे बॉस नहीं हैं जो बाहर आए हैं? ये तो बहुत छोटे हैं, है ना? अफवाह है कि हमारी समूह कंपनी के बॉस बहुत युवा हैं, लेकिन इतना युवा होना वाकई अविश्वसनीय है। जब मैं उनकी उम्र का था तब मैं कैंपस में एक भोला भाला छात्र ही था, है ना? मैंने सुना है कि हमारे समूह के सभी उत्पाद बड़े बॉस द्वारा विकसित किए गए हैं। इतनी कम उम्र में वे इतने अच्छे उत्पाद कैसे विकसित कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चल रही गहमागहमी के बीच कांग शिया ने एक मनमोहक मुस्कान बिखेरी, माइक के पास खड़ी हुई तांग शियू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी को गलतफहमी नहीं हुई है, ये हमारे शेंग तांग ग्रुप के बड़े बॉस हैं, श्रीमान तांग शियू। मुझे पता है कि आप बहुत हैरान हैं और शायद आपको ये थोड़ा अविश्वसनीय भी लगे, लेकिन वह वास्तव में हमारे शेंग तांग समूह के बड़े बॉस हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉस बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और आमतौर पर हमारे शेंग तांग ग्रुप के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन बड़ा बॉस बहुत व्यस्त है। शेंग तांग ग्रुप के कारोबार के अलावा हमारे बॉस को अन्य व्यवसायों पर भी ध्यान देना होता है। इसलिए यदि आप कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं तो बॉस आपको एक बड़ा मंच और एक उज्जवल भविष्य प्रदान करेगा। अब मैं हमारे बॉस को कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तांग शियू ने देखा कि कांग शिया ने माइक्रोफोन के पीछे की जगह उसे सौंप दी है और वह तुरंत उदासीनता से मुस्कुराते हुए माइक्रोफोन की ओर चल पड़ा। उनकी नजर धीरे धीरे वहां मौजूद सभी लोगों पर घूमी और फिर उन्होंने कहा, मैं शेंग तांग समूह के वर्तमान विकास से अवगत हूँ और मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों के योगदान से भी अवगत हूँ। मुझे कंपनी के मामलों को कांग शिया को सौंपने में पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि सभी लोग कांग शिया के आदेशों का सख्ती से पालन करेंगे। उसके आदेश मेरे आदेश हैं। यदि कोई भी बेईमानी करने या व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का साहस करता है तो उसे तुरंत शेंग तांग समूह से हटा दिया जाएगा। मैं अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट कर दूं,
सक्षम लोग आगे बढ़ेंगे और कमजोर लोग गिर जाएंगे। यदि आप में क्षमता है तो शेंग तांग ग्रुप आपको एक बड़ा विकास मंच और असीमित भविष्य प्रदान करेगा। ये कहने के बाद तांग शियू एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे धीरे बोली, एक आखिरी बात। आज रात हमारे शेंग तांग समूह का उत्सव भोज है। आपकी उपलब्धियों को मान्यता मिल चुकी है, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि शेंग तांग समूह के सभी वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों के वेतन में 10% की वृद्धि की जाएगी। वूश, तांग शियू के शब्द खत्म होते ही नीचे मौजूद शेंग तांग ग्रुप के दर्जनों अधिकारियों के चेहरे पर तुरंत सुखद आश्चर्य के भाव उभर आए और उनकी निगाहें उत्सुकता से तांग शियू की ओर मुड़ गईं। उनके लिए तांग शियू द्वारा दिए गए 100 शब्दों की प्रशंसा किसी ठोस मौद्रिक पुरस्कार जितनी अच्छी नहीं थी। वे सभी शेंग तांग ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी थे और उनका वेतन पहले से ही बहुत अच्छा था। अपने बोनस के साथ वे पहले से ही अन्य बड़ी कंपनियों के अधिकारियों की तुलना में काफी अधिक कमा रहे थे। 10% की और वृद्धि होने पर कुल राशि और भी अधिक हो जाएगी। ताली बजाओ, किसी ने ताली बजाना शुरू किया और जल्द ही पूरे भोजघर में मौजूद सभी अधिकारी ताली बजाने लगे, जिसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। तांग शियू ने बोलने का स्थान कांग शिया को सौंप दिया और नीचे मंच पर चली गईं। कांग शिया मुस्कुराई और बोली, मैं बॉस की उदारता के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे विश्वास है कि अब से सभी को अपने काम में और भी अधिक प्रेरणा मिलेगी। मुझे आशा है कि भविष्य में सभी के संयुक्त प्रयासों से हमारे शेंग तांग समूह का व्यवसाय और भी अधिक बढ़ता जाएगा। मुझे तो ये भी उम्मीद है कि भविष्य में हमारे शेंग तांग समूह का कारोबार वैश्विक स्तर पर फैलेगा और दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा। आज रात हमारे जश्न मनाने का समय है। सभी लोग खाएं पिएं और खूब मजे करें। बोलने के बाद कांग शिया ने एंडी की ओर इशारा किया, जो मंच के नीचे था। एंडी होठों पर मुस्कान लिए मंच पर आए और हंसते हुए बोली, हालांकि बॉस और मैनेजर कांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी को बहुत खुश होना चाहिए, है ना? अब चलिए आज रात के भोज की शुरुआत करते हैं। हॉल के हर कोने में कोमल क्रिस्टल जैसी रोशनी फैली हुई थी। शेंग तांग ग्रुप के प्रमुख होने के नाते तांग शियू को स्वाभाविक रूप से सभी की प्रशंसा प्राप्त हुई। शेंग तांग ग्रुप के लगभग सभी वरिष्ठ अधिकारी तांग शियू से बातचीत करने आए। वे बॉस के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे। उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ कि तांग शियू उनके नाम, उनके पद सही बता पाईं और उनके काम में उन्हें प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान किया। आधे घंटे बाद जैसे ही सुंदर संगीत बजना शुरू हुआ, भोज कक्ष की रोशनी रंगीन जीवंत किरणों में बदल गई। भोज समारोह में नृत्य करना एक आम बात थी। तांग शियू नृत्य में अच्छी नहीं थी, हालांकि कांग शिया के निमंत्रण पर वह फिर भी सहमत हो गया। कांग शिया के इशारों में दिए गए मार्गदर्शन से उसे एक कुशल नृत्य साथी बनने में बहुत कम समय लगा। टकराना एंजियो वाटर हॉल का मुख्य द्वार लात मारकर खोला गया और भेड़ियों और बाघों की तरह दिखने वाले 20 से अधिक हटे कट्टे आदमी भोज कक्ष में घुस गए। शेंग तांग ग्रुप के जो अधिकारी नाच रहे थे, उन सभी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जैसे ही रोशनी फिर से तेज हुई, सबकी निगाहें चेन सियन पर पड़ी, जो दरवाजे के बाहर से अंदर आ रही थी। तांग शियू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, कांग शिया की पतली और लचीली कमर को छोड़ा और चेन सियन के उत्तेजक भाव के बीच वह आगे बढ़ा। क्या तुम यहाँ परेशानी पैदा करने आए हो? तांग शियू की आवाज ठंडी थी और उसके दिल में क्रोध की एक झलक उभर आई थी। जब चेन सियन ने तांग शियू को देखा तो उसे ऐसा लगा मानो उसने अपने पिता के हत्यारे को देख लिया हो। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं, मुठियां भींच गईं और उसने तांग शियू को घूरते हुए गुस्से से कहा, हाँ, मैं यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया हूँ। एंडी कहाँ है? उसे बाहर आने के लिए कहो। एंडी अचानक बाहर निकला, चेन सियन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, चेन सियन, क्या तुम कह रहे हो कि मैंने अभी तुम्हें काफी जोर से नहीं मारा? अभी निकल जाओ, वरना दोबारा पीटने के लिए मुझे दोष मत देना। चेन सियन की आंख फड़क उठी और उसकी आंखों में गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने एंडी को घूरकर देखा और दहाड़ते हुए कहा, एंडी, एक ऐसी बात है जो शायद तुम नहीं जानते हो। मैं, चेन सियन, इस जीवन में कभी भी अपनी मनचाही चीज पाने में असफल नहीं हुआ हूँ। आज रात मैं तुम्हें एक विकल्प दूंगा, या तो मेरे साथ आओ या मैं तुम्हारे इस तथाकथित बॉस को अपाहिज कर दूंगा। आपके पास 30 सेकंड हैं। आप। एंडी ने चेन सियन द्वारा लाए गए हटे कट्टे आदमियों पर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर डर का एक अंश दिखाई दिया, लेकिन तांग शियू के बारे में सोचते ही वह डर तुरंत गायब हो गया। जैसे ही वह दोबारा बोलने वाली थी, तांग शियू ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। तांग शियू ने कांग शिया की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मेरे सारे कपड़ों की कुल कीमत कितनी है? आपकी पहनी हुई घड़ी को छोड़कर लगभग 3 लाख युआन। हालांकि कांग शिया को तांग शियू के विचारों का पूरी तरह से पता नहीं था, फिर भी उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। तांग शियू ने सिर हिलाया, फिर अपनी नजर चेन सियन की ओर घुमाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने वह सुना? मैंने जो पोशाक पहनी है उसकी कीमत लगभग 3 लाख युआन है। अगर आज रात इस पर खून के धब्बे लग गए तो ये कपड़े बर्बाद हो जाएंगे, और जो कपड़े मैंने पहने हैं उनकी कीमत कम से कम 100 गुना बढ़ जाएगी। क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? अगर आपकी उकसाने वाली कार्रवाई नाकाम रही तो न सिर्फ आप दोबारा मूर्ख साबित होंगे और शारीरिक पीड़ा झेलेंगे, बल्कि आपको मेरे कपड़ों के नुकसान के लिए मुझे 30 मिलियन युआन का मुआवजा भी देना होगा। हा। चेन सियन जोर से हंस पड़ा और हंसने के बाद उसके चेहरे पर व्यंग्य के भाव साफ दिखाई दिए। उसने जोर से कहा, तुम सचमुच बहुत घमंडी हो। क्या आपको लगता है कि आप शेंग तांग ग्रुप के बॉस होने के नाते मेरे सामने घमंड कर सकते हैं? क्या आपको मौजूदा हालात साफ साफ नहीं दिख रहे? मेरी राय में तो आप बिल्कुल बेवकूफ हैं। तुरंत ही वहां मौजूद शेंग तांग ग्रुप के सभी अधिकारियों के चेहरे पर गुस्से के भाव दिखाई दिए। वे सभी शेंग तांग ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी थे और चेन सियन द्वारा उनके बॉस का अपमान करना उनका अपमान करने के समान था। हालांकि उनमें से कई लोग स्टार सिटी में चेन सियन के बारे में जानते थे, लेकिन उनके मन में उसके लिए ज्यादा स्नेह नहीं था। आखिरकार चेन सियन ने शेंग तांग ग्रुप में एंडी का बार बार पीछा किया था, जिससे पहले ही कई लोग नाराज हो चुके थे। इसके अलावा बड़े बॉस तांग शियू ने हाल ही में उनकी तनख्वाह बढ़ा दी थी, इसलिए उनमें से कई लोग पहले से ही पुलिस को बुलाने की तैयारी कर रहे थे। तांग शियू के चेहरे से मुस्कान ज्वार की तरह गायब हो गई। उसने चुपचाप अभिमानी चेन सियन की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? चेन सियन ने उपहास करते हुए कहा, मेरा काम हो गया, अब एंडी को चुनाव करने का समय आ गया है।
अगर वो आज रात मेरे साथ आने का फैसला भी करती है तब भी तुम्हारी खूब पिटाई होगी और तुम्हें कुछ महीनों तक अस्पताल के बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। तांग शियू ने अंगूठा ऊपर करके प्रशंसा की और कहा, मैं पहले तो इस बात को लेकर हिचकिचा रहा था कि तुम्हारे साथ कितनी सख्ती से पेश आऊं, लेकिन अब तुमने मुझे बता दिया है, इसलिए मैं नरमी नहीं बरतूंगा। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, तांग शियू तुरंत चेन सियेंग के सामने प्रकट हुआ और उसकी बिजली की गति से चलने वाली मुट्ठी सीधे चेन सियेंग के चेहरे पर लगी। टकराना। चेन सियेंग के सामने अचानक एक तेज तर्रार आकृति प्रकट हुई। चौड़े कंधों और मजबूत शरीर वाले कियू जियान ने एक मुक्का मारा, जिससे तांग शियू का मुक्का रुक गया। उसकी ताकत अपार थी। तांग शियू के साथ एक मुक्केबाजी के बाद वह 2 कदम पीछे लड़खड़ाया, जिससे चेन सियेंग को धक्का लगा और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने अपना संतुलन वापस पाया, उसके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया और उसकी चील जैसी निगाहें तांग शियू पर टिक गईं। तांग शियू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, उसके पैर 1 इंच भी नहीं हिले। उसने आश्चर्य से कियू जियान की ओर देखा, उसे इस व्यक्ति की गति और ताकत इतनी जबरदस्त होने की उम्मीद नहीं थी। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता जो उसके सैकड़ों पाउंड की ताकत से मारे गए मुक्के को आसानी से झेल सकता, तो शायद वह हवा में उड़ जाता, है ना? हालांकि उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। जैसे ही कियू जियान ने खुद को संभाला, तांग शियू फिर से आगे बढ़ गई। इस बार उसकी गति और ताकत और भी अधिक थी और वह पलक झपकते ही कियू जियान के सामने प्रकट हो गया और बिजली की गति से चलने वाली उसकी मुट्ठी उसके चेहरे के किनारे पर जा लगी। जैसे ही कियू जियान पीछे की ओर गिरा, तांग शियू ने उसकी कमर पर एक साइड किक मारी और जैसे ही कियू जियान बगल में गिरा, तांग शियू की आकृति पहले ही चेन सियेंग के सामने आ चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन मामूली गुंडों के साथ इतना घमंड दिखाने की? तांग शियू ने चेन सियेंग को कॉलर से पकड़ा, उसे 1 दर्जन बार थप्पड़ मारे, जिससे उसका चेहरा सुअर के सिर जैसा हो गया। फिर उसके पेट में लात मारी, जिससे वह 7 या 8 मीटर दूर जा गिरा। इसके बाद चेन सियेंग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। आक्रमण करना। चेन सियेंग द्वारा लाए गए 20 से अधिक हटे कट्टे आदमियों ने ये दृश्य देखकर तुरंत तांग शियू पर हमला कर दिया। अध्याय 428 युद्ध के मैदान में एक दूसरे के विरुद्ध हो जाना। शिंग तांग समूह के 70% से अधिक वरिष्ठ अधिकारी पुरुष थे और कांग शिया द्वारा नई प्रतिभाओं का साहसिक रूप से उपयोग करने के कारण उनमें से लगभग आधे युवा लोग थे। इसलिए 20 से अधिक हटे कट्टे आदमी आक्रामक रूप से दौड़ पड़े, जिसके बाद दाओ बाकियांग और वेई जोंगफे के नेतृत्व में कई लोगों ने तुरंत तांग शियू के साथ कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने मेज से शराब की बोतलें और अन्य सामान उठाया और उन आदमियों पर हमला कर दिया। कुछ महिलाओं और कुछ संकोची पुरुषों को छोड़कर बाकी सभी ने इस लड़ाई में शामिल होने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। ये झड़प बेहद अराजक थी। तांग शियू को शेंग तांग समूह के अधिकारियों के हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अविश्वसनीय रूप से तेजी से कार्रवाई की। जब भी वह किसी को घायल देखता तो वह तुरंत घायल व्यक्ति के सामने मौजूद दुश्मन पर हमला कर देता था। महज आधे मिनट के हंगामे के बाद चेन सियेंग से झगड़ा करने आए सभी 20 से अधिक हटे कट्टे आदमी नीचे गिर पड़े और शेंग तांग ग्रुप के 5 या 6 अधिकारियों को भी मामूली चोटें आईं। बॉस, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? कांग शिया ने अभी कई लोगों को पुलिस को फोन करने से रोका था। अब जब उसने देखा कि सभी उपद्रवी शांत हो गए हैं, तो वह जल्दी से तांग शियू के पास गई और फुसफुसाकर बोली। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, सबको यहीं इंतजार करने को कहो, आज रात का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग शिया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाकर बोली, क्या घायलों को अभी अस्पताल भेजा जाना चाहिए? तांग शियू ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया और घायल लोगों की ओर तेजी से बढ़े और जल्दी से उनका इलाज करने लगे। तांग शियू के साधारण उपचार के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों का रक्तस्राव रुक गया। आप सभी का मदद के लिए धन्यवाद। आज की घटना के बाद मैंने पाया है कि हमारे शेंग तांग समूह के अधिकारी बहुत एकजुट और सुसंगत हैं। आज मेरे कहे शब्दों को याद रखना, अगर भविष्य में कोई हमारे शेंग तांग समूह के किसी सदस्य को परेशान करता है तो हम सब मिलकर उससे निपट सकते हैं। यदि दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली है तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। कंपनी के प्रमुख के रूप में मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा और आपके लिए खड़ा रहूंगा। तांग शियू ने चारों ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा। बोलने के बाद वह चेन सियेंग की ओर बढ़ा, उसे उठाया, उसे कोमा से जगाने के लिए कई बार थप्पड़ मारे और फिर उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, अब चलिए चर्चा जारी रखते हैं। आपने हमारे शेंग तांग ग्रुप के भोज में बाधा डालने के लिए लोगों को भेजा, जिससे हमारी समूह कंपनी को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा हमारे समूह के सभी अधिकारी घायल हो गए। आप चिकित्सा खर्च, वेतन हानि, भावनात्मक पीड़ा आदि सहित इन सभी नुकसानों की भरपाई कैसे करेंगे? चेन सियेंग ने अपना सिर हिलाया, जमीन पर दर्द से कराहते हुए पड़े अपने अधीनस्थों को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि वे अपनी बांह से अपनी आंखें मलकर यह पुष्टि करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं उन्हें मतिभ्रम तो नहीं हो रहा है। तथापि ये परिणाम उसे निराश ही कर सकता था, क्योंकि वह जिन 20 से अधिक हटे कट्टे आदमियों को साथ लाया था वे सभी इस समय ढेर हो चुके थे। आप चेन सियेंग की नजर तांग शियू पर चली गई। उसने मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अभी कुछ देर पहले ही वह घमंड से चिल्ला रहा था कि वह तांग शियू को सबक सिखाएगा और उसे कई महीनों तक अस्पताल के बिस्तर पर लेटने को मजबूर करेगा। परिणामस्वरूप उन्हें इस स्थिति के उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं थी। तांग शियू ने उपहास करते हुए एक शराब की बोतल उठाई, चेन सियेंग के बगल में खड़े एक हटे कट्टे आदमी के पास गया और उसके सिर पर बोतल फोड़ दी। जैसे ही वह आदमी चीखा, तांग शियू ने उस आदमी के सिर से थोड़ा खून उठाया और उसे अपने कपड़ों पर मल दिया। तभी उसने चेन सियेंग की ओर मुड़कर व्यंग्यपूर्वक कहा, मेरे इस सूट की कीमत 30 मिलियन मुआवजे के रूप में है। अन्य नुकसानों को भी जोड़ दें, अगर ये 200 मिलियन से कम है तो आज रात आप में से कोई भी इस भोज कक्ष से बाहर नहीं निकलेगा। 200 मिलियन! चेन सियेंग स्तब्ध रह गया और उसके दिल में फिर से क्रोध की आग भड़क उठी। तांग शियू को घूरते हुए वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था और गुस्से से चिल्लाया, तांग, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। मुझे 200 मिलियन मिल सकते हैं, लेकिन क्या आप इसे खर्च करने के लिए जीवित रहेंगे? थप्पड़! तांग शियू ने उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया, फिर दाओ बाकियांग के लिए थोड़ी दूर पर रखी एक कुर्सी की ओर इशारा किया।
जैसे ही दाओ बाकियांग मुस्कुराते हुए कुर्सी लेकर आया, तांग शियू उस पर बैठ गया, अपने पैर मोड़े और उदासीनता से कहा, मैं इसे बिताने के लिए जीवित रहूं या नहीं, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। मैं आपको 2 घंटे का समय दूंगा। अगर 2 घंटे के भीतर 200 मिलियन का मुआवजा नहीं मिला तो आप सभी को बारी बारी से फिर से पीटा जाएगा। उस पिटाई का नतीजा शायद ये होगा कि आपको कई महीनों तक अस्पताल के बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। चेन सियन जमीन पर गिर पड़ा। एक हाथ से उसने अपना चेहरा ढक लिया और दूसरे हाथ से खुद को जमीन पर सहारा दिया। उठने के लिए संघर्ष करने के बाद उसके सुंदर चेहरे पर एक भयंकर भाव प्रकट हुआ और उसने तीखे स्वर में चिल्लाकर कहा, टैंग, तुम वाकई कुछ खास हो। तुम बस इंतजार करो, तुम बस इंतजार करो। दहाड़ने के बाद उसने तुरंत अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और चिल्लाकर कहा, भाई, तुमने मेरे पास जिन लोगों को भेजा था उन सभी की पिटाई हो चुकी है और मेरी भी फिर से पिटाई हो गई है। पता, ड्रैगन शेफ रेस्टोरेंट, एमरल्ड हॉल। समझ गया। चेन सियन ने फोन काट दिया और तांग शियू को जहरीली निगाहों से देखते हुए चिल्लाई, तांग, तुम बस इंतजार करो, हमारा कारोबार अभी खत्म नहीं हुआ है। तांग शियू ने तिरस्कार भरी नजरों से उसकी ओर देखा, फिर दाओ बाकियांग की ओर देखकर कहा, मैं अपने सामने मक्खियों की भिनभिनाहट नहीं सुनना चाहता। उसे पीटो। ठीक है। पूर्व डाकू रहे दाओ बाकियांग ने शराब की बोतल उठाई और सीधे चेन सियन के सिर पर दे फोड़ दी, जिससे वह बेहोश हो गया। छोटा गर्म पानी का झरना केंद्र। चेन सिरुई, जो अभी अभी गर्म पानी के झरनों में स्नान करके बाहर निकला था और कपड़े पहन चुका था, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। फोन रखने के बाद उसने लॉन्ग जेनेलिन, फीशान और हुआंगजू की ओर मुड़कर उदासीनता से कहा, मुझे कुछ काम निपटाना है, इसलिए मैं आपके साथ फुर्सत के पल नहीं बिता पाऊंगा। लॉन्ग जेनेलिन ने आश्चर्य से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? चेन सिरुई ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे छोटे भाई की फिर से पिटाई हुई है और मेरे भेजे हुए लोगों के साथ भी दूसरी तरफ से बुरा बर्ताव किया गया है। मुझे खुद ड्रैगन शेफ रेस्टोरेंट जाना होगा। लॉन्ग जेनेलिन, फीशान और हुआंगजू ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में एक अजीब भाव दिखाई दे रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में चेन सिरुई द्वारा भेजे गए लोगों से निपट सकता है और यहाँ तक कि घमंड से चेन सियन को फिर से हरा सकता है। इतनी हिम्मत किसमें होती है? इतना अहंकारी कौन है? लॉन्ग जेनेलिन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, युवा स्वामी चेन, आपको स्टार सिटी में मेरे द्वारा, लॉन्ग जेनेलिन द्वारा आमंत्रित किया गया था। तुम्हारा छोटा भाई मेरा छोटा भाई है। अगर वह हार गया है तो स्टार सिटी में एक स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते स्वाभाविक रूप से मुझे उसकी मदद करनी होगी। चलिए साथ में ड्रैगन शेफ रेस्टोरेंट चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इतना प्रभावशाली है कि वह आपके स्विमिंग ग्रुप के दूसरे युवा मास्टर चेन को हराने की हिम्मत करे। फीशान और हुआंगजू ने भी बारी बारी से यही कहा, बिल्कुल सही, हम सब भाई हैं, आपका काम हमारा काम है, चलो साथ चलते हैं। चेन सिरुई कुछ देर चुप रहीं, फिर सिर हिलाकर बोली, तो फिर मैं आपको पहले से ही धन्यवाद देती हूँ। 1 घंटे बाद ड्रैगन शेफ रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर 6 कारें तेजी से रुक गईं। जैसे ही चेन सिरुई और लॉन्ग जेनेलिन के 4 लोगों का समूह कारों से बाहर निकला, काले सूट पहने हुए 14 या 15 हटे कट्टे आदमी भी स्थिर कदमों से अपने वाहनों से बाहर निकल आए। युवा स्वामी लॉन्ग, युवा स्वामी चेन, युवा स्वामी चेन, आप आ गए हैं। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा प्रमुख ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया और आगे बढ़ गया। चेन सिरुई ने ठंडी सी झंझनाहट भरी सांस ली, सुरक्षा कप्तान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और अंदर चली गई। उनके आक्रामक समूह ने ड्रैगन शेफ रेस्टोरेंट में भोजन या आवास के लिए आने वाले कई मेहमानों की जिज्ञासा को आकर्षित किया। जल्द ही 2 हटे कट्टे आदमियों ने एमरल्ड हॉल का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। चेन सिरुई और लॉन्ग जेनेलिन का समूह आक्रामक ढंग से अंदर घुस गया और जब उन्होंने अंदर का दृश्य देखा तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। लंबा और प्रभावशाली दिखने वाला लॉन्ग जेनेलिन ने अपना हाथ माथे पर रखकर दहाड़ते हुए कहा, भालू और तेंदुए की आंतें किसने खाई? दूसरे युवा मास्टर चेन को हराने की हिम्मत कौन करता है? चले जाओ। अचानक उसकी आवाज अचानक रुक गई और उसकी आंखें बेसुध हो गईं। हुआंगजू और फीशान का इरादा तो किसी को डांटने का था, लेकिन जब उन्होंने तांग शियू को अंदर कुर्सी पर बैठे हुए स्पष्ट रूप से देखा तो उनके मुंह खुले रह गए और उनकी आंखों में अविश्वास का भाव दिखाई दिया। चेन सिरुई ने तांग शियू को नहीं पहचाना। उसने अपने बेहोश छोटे भाई चेन सियन और अपने द्वारा भेजे गए 20 से अधिक अधीनस्थों को देखा, जो सभी मृत कुत्तों की तरह जमीन पर पड़े थे। उसके हृदय में क्रोध की ज्वालाएं भयंकर रूप से धधक रही थीं। हालांकि परिपक्व और शांत स्वभाव के होने के कारण वह क्रोध की आग में अंधा नहीं हुआ। क्या मेरे भाई को तुमने ही घायल किया था? तांग शियू ने चेन सिरुई को उदासीनता से देखा, फिर अपनी निगाहें लॉन्ग जेनेलिन के चेहरे पर टिका दी और बेपरवाही से पूछा, दूसरे युवा स्वामी लॉन्ग, आप अच्छा कर रहे हैं। क्या आप चेन परिवार के लिए खड़े होना चाहते हैं? नहीं। लॉन्ग जेनेलिन ने झट से अपना सिर हिलाया और जोर से चिल्लाया। चेन सिरुई स्तब्ध रह गई। उसने सिर हिलाते हुए लॉन्ग जेनेलिन की ओर मुड़कर देखा और गहरी भौहें चढ़ा लीं। तांग शियू ने ठंडी सी आवाज में कहा, हुआंगजू और फीशान की ओर देखा और उदासीनता से पूछा, तुम दोनों का क्या आप चेन परिवार के लिए खड़े होना चाहते हैं? हुआंगजू और फीशान ने एक दूसरे की ओर देखा और हालांकि उनके चेहरों पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी, लेकिन दोनों ने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, चूंकि यह आपका व्यवसाय है इसलिए हमारे लिए इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। चेन सिरुई स्तब्ध रह गई। उसने अविश्वास भरी निगाहों से लॉन्ग जेनेलिन, फीशान और हुआंगजू की ओर देखा, क्योंकि उनके आने से पहले वे तीनों उसके साथ खड़े होकर उसके दुश्मनों से निपटने में मदद करने के लिए बेताब थे, लेकिन अब वे लॉन्ग जेनेलिन, हुआंगजू, फीशान, तुम तीनों का क्या मतलब है? चेन सिरुई ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ पूछा। लॉन्ग जेनेलिन कुछ पल चुप रहे, फिर अचानक बोले, युवा मास्टर चेन, एक ऐसी बात है जो शायद आपको पता न हो। आपके छोटे भाई ने शेंग तांग समूह के किसी व्यक्ति को उकसाया था, और हालांकि मुझमें ज्यादा क्षमता नहीं है, फिर भी शेंग तांग समूह के अंतर्गत आने वाले कुछ व्यवसायों में मेरी थोड़ी हिस्सेदारी है। इसलिए अगर आपका चेन परिवार शेंग तांग ग्रुप के साथ लेन देन करना चाहता है तो इसका मतलब है कि उन्हें मुझसे निपटना होगा। अगर बात हाथापाई तक पहुंच जाए तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। चेन सिरुई स्तब्ध रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लोग शेंग तांग समूह से होंगे।
अचानक मानो कुछ एहसास होते ही उसकी नजर तांग शियू के बगल में खड़ी कांग शिया पर पड़ी और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। आप तांग शियू हैं? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझ जैसे छोटे कद के व्यक्ति को यंग मास्टर चेन जानेंगे। क्या मुझे इससे खुश होना चाहिए? चेन सिरुई को आखिरकार समझ आ गया कि लॉन्ग जेनेलिन, फीशान और हुआंग जू ने दल क्यों बदल लिया था। वे तांग शियू को पहले से जानते थे और उनसे उनका कुछ संबंध भी था। विशेष रूप से लॉन्ग जेनेलिन, वह पूरी तरह से तांग शियू के प्रति समर्पित था। अगर लॉन्ग जेनेलिन और तांग शियू के बीच लड़ाई होती तो लॉन्ग जेनेलिन शायद बिना किसी झिझक के तांग शियू का साथ देता। अध्याय 429 अन्याय सहना। चेन सिरुई का दिमाग तेजी से सोचने लगा और कई मुद्दों को समझने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा काफी कम हो गया और उसकी जगह एक ठंडी उदासीनता का भाव आ गया। हालांकि वह तांग शियू की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानता था, लेकिन लॉन्ग जेनेलिन, फीशान और हुआंग जू की प्रतिक्रियाओं से वह अनुमान लगा सकता था कि तांग शियू निश्चित रूप से एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। इसलिए वह तांग शियू की पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच किए बिना तुरंत कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। उसे एक बात समझ आ गई थी, आज रात उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। तांग शियू, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके और मेरे भाई के बीच क्या विवाद हुआ, लेकिन अगर यह मेरे भाई की गलती थी तो मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूँ। मैंने लॉन्ग जेनेलिन, फीशान और हुआंग जू से पहले ही आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है, इसलिए आज रात के मामले के बारे में मुझे लगता है कि हमें इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लेना चाहिए और बेवजह का बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद चेन सिरुई ने शांत भाव से कहा, मैं दे शेंग तांग ग्रुप के दर्जनों उच्च पदस्थ अधिकारियों को मौजूदा स्थिति कुछ हद तक अविश्वसनीय लगी। उन्होंने चेन सिरुई और लॉन्ग जेनेलिन के समूह को इतने आक्रामक अंदाज में आते देखा था जिससे उन्हें लगा कि एक और लड़ाई छिड़ने वाली है। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि चेन सिरुई के साथ आए लॉन्ग जेनेलिन, हुआंग जू और फीशान अचानक पाला बदल लेंगे। इससे भी ज्यादा अप्रत्याशित बात यह थी कि चेन सियन का बड़ा भाई सचमुच सीधे हार मानने का विकल्प चुनेगा। अचानक उन्हें तांग शियू के प्रति प्रशंसा का भाव महसूस हुआ। तांग शियू चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, चेन सिरुई के उदासीन भाव को देखता रहा और शांत भाव से बोला, मुझे भी झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई मेरी कंपनी की एक महिला अधिकारी को पटाने में नाकाम रहा। फिर उसने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। उसने तो लोगों को लाकर हमारी कंपनी के भोज में बाधा डाली और हम पर हमला भी किया। इस तरह की बदमाशी भरी हरकतों को बेवजह बखेड़ा खड़ा करके आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता। चेन सिरुई ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? तांग शियू ने स्कारफेस की आंख की ओर मुड़कर देखा और उदासीनता से कहा, उसे जगाओ। मुझे क्या चाहिए ये बात उसका भाई उसे बता दे। स्कारफेस की आंख ने जवाब दिया। चेन सियन की ओर झपटा, उसे जगाने के लिए उसके चेहरे पर कई बार थप्पड़ मारे और फिर चेन सिरुई के चेहरे पर गुस्से को नजरअंदाज करते हुए जोर से कहा, बच्चे, तुम्हारा भाई हमारे बॉस के सामने झुक गया है। वह जानना चाहता है कि आज रात के मामले को कैसे सुलझाया जाए। अपने भाई को बताओ कि आज रात की घटनाओं का अंत कैसे करना है। चेन सियन जब जागा और अपने सामने का दृश्य देखा तो उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, भाई, ये वही लोग हैं, ये तो तांग नाम का आदमी है। ये चुप रहो, चेन सिरुई ने चेन सियन को सख्ती से टोकते हुए कहा। चेन सियन अविश्वास से चेन सिरुई को देखते हुए जम गया। उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसका गला किसी चीज से अवरुद्ध हो गया हो। चेन सिरुई ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बताओ, उनकी मांगें क्या हैं? चेन सियन ने पहले तांग शियू की ओर देखा, फिर अपने भाई चेन सिरुई की ओर। वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक कड़वी मुस्कान आ गई और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, भाई, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि इस हालत में पिटने के बाद तुम मुझसे इतना बेतुका सवाल पूछोगे। ठीक है, मैं समझ गया। 200 मिलियन, वह मुआवजे के तौर पर $200 मिलियन चाहता है। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए कृपया मेरे लिए इसका भुगतान कर दीजिए। मैं तुम्हें बाद में पैसे वापस कर दूंगा। चेन सिरुई ने भौहें चढ़ाईं, अपने बगल में खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़ी और कुछ निर्देश फुसफुसाए। जैसे ही अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति तेजी से चला गया, उसने तांग शियू की ओर देखा और कहा, 200 मिलियन आपके खाते में जल्द ही स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। क्या तुम अब संतुष्ट हो? क्या मैं अपने भाई और उन्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप यंग मास्टर चेन हैं, है ना? आप बहुत ही प्रभावशाली और सहनशील हैं। आमतौर पर आप जैसे व्यक्तित्व वाले लोग, खासकर अगर वे मेरे दुश्मन हों, तो मैं उन्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगा, क्योंकि जड़ से घास काटना मेरा सिद्धांत है। हालांकि आज मेरी कंपनी के अधिकारियों के सामने मैं नहीं चाहता कि वे मुझे बहुत क्रूर समझें, इसलिए आप भाइयों को खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। एक शर्त मान लो और तुम अभी जा सकते हो। चेन सिरुई ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या स्थिति है? तांग शियू ने चेन सिरुई की ओर इशारा करते हुए शांत भाव से कहा, आज से तुम दोनों भाइयों को स्टार सिटी में कदम रखने की इजाजत नहीं है, अन्यथा मुझे ब्लू सिटी में आपके चेन परिवार से मिलने जाने में कोई आपत्ति नहीं है। बेशक अगर तुम भाई बदला लेना चाहते हो तो मेरे पास आ सकते हो। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि तुम्हारा चेन परिवार कितना सक्षम है। चेन सिरुई ने उदासीनता से कहा, शायद एक दिन तुम देख लोगे। मैं आपकी शर्त से सहमत हूँ। तांग शियू की आंखों में एक घातक चमक कौंधी और उसने शांत स्वर में कहा, निकल जाओ। चेन सिरुई ने इशारा किया और तुरंत ही 1 दर्जन बलवान पुरुषों ने चेन सियन और उनके साथियों को उठाया और तेजी से वहां से चले गए। तांग शियू ने लॉन्ग जेनेलिन, फीशान और हुआंग जू की ओर देखा, जो अभी तक नहीं गए थे, और शांत भाव से पूछा, क्या आपको अभी भी कुछ कहना है? लॉन्ग जेनेलिन चापलूसी भरी मुस्कान के साथ तांग शियू के सामने आया और बोला, मालिक, मुझे उस तरह से दूर दूर मत देखिए। कहते हैं अज्ञानता ही सुख है, और मुझे नहीं पता था कि चेन भाइयों ने आपको उकसाया था। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही उनसे निपट लेता। आपको एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। हे, क्या आप बाद में फ्री हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपको एक ड्रिंक पिलाऊंगा। तुम्हें देखना आसान नहीं है, इसलिए मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। फीशान और हुआंग जू ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर फीशान तांग शियू के सामने आकर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, भाई तांग, हमें वास्तव में नहीं पता था कि चेन के दूसरे बेटे ने आपको उकसाया था, अन्यथा हम यहाँ आते ही नहीं। हम दोस्त हैं, इस छोटी सी बात को हमारी दोस्ती पर असर न पड़ने दें।
तांग शियू कुछ पल चुप रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, लॉन्ग जिंगलिन अभी सही थे, अज्ञानता कोई अपराध नहीं है। तुम दोनों पहले वापस जाओ, कल मैं कांग शिया से किसी को भेजकर आपके लिए कुछ डिब्बे इमॉर्टल ब्रू भिजवा दूंगा। मैंने तुमसे कहा था जब हम साथ में शराब पी रहे थे कि मैं तुम्हें अच्छी शराब पिलाऊंगा। फीशान और हुआंग जू ने आश्चर्य व्यक्त किया और हुआंग जू मुस्कुराया, भाई तांग, आप वास्तव में एक सच्चे मित्र हैं। वापस आने के बाद हम चेन भाइयों से जरूर बात करेंगे और उन्हें भविष्य में सही व्यवहार करने के लिए कहेंगे। तांग शियू ने सिर हिलाया, उन दोनों को जाते हुए देखा। फिर धीरे से उठकर शेंग तांग समूह के अधिकारियों की ओर देखा, जिनकी आंखों में सम्मान का भाव था, और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज रात की अप्रत्याशित स्थिति के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज रात आपने मुझे ये भी साबित कर दिया कि आप सभी मेरे शेंग तांग समूह के अच्छे कर्मचारी हैं। आज रात घायल हुए सभी लोगों को 10 मिलियन का इनाम मिलेगा। जो लोग घायल नहीं हुए लेकिन लड़ाई में शामिल हुए, उन्हें $2 मिलियन प्रत्येक मिलेंगे। मेरी बात याद रखना, अगर भविष्य में कोई शेंग तांग ग्रुप में हमारे भाइयों और बहनों को परेशान करता है और तुम बहादुरी से उनकी मदद करते हो, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। धन्यवाद बॉस। स्कारफेस की आंख सबसे पहले जोर से हंसा। लड़ाई के दौरान उसके हाथ पर चोट लग गई थी, इसलिए उसे घायल माना गया। 10 मिलियन के इनाम ने उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान ला दी कि उसका मुंह लगभग बंद ही नहीं हो पा रहा था। हालांकि उन्हें इमोर्टल ब्रू के लाभ साझाकरण से 10 मिलियन से अधिक का लाभांश प्राप्त हुआ था, लेकिन वह पैसा साल के अंत तक उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा 10 मिलियन उनके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। इस समय वह अपने पहले के चुनाव पर बेहद गर्व महसूस कर रहा था। धन्यवाद बॉस, धन्यवाद बॉस। लड़ाई में भाग लेने वाले अन्य कंपनी अधिकारियों ने, यहाँ तक कि जो घायल नहीं हुए थे, उन्होंने भी खुशी भरे भावों के साथ अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस समय तांग शियू की ओर उनकी निगाहें पहले से बिल्कुल अलग थीं। एक उदार बॉस, यही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। महज एक रात में उनके भविष्य के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और उन्हें 2 मिलियन या 10 मिलियन का पुरस्कार मिला। इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे सपने देख रहे हों, जो खुशी से भरा हुआ था। हालांकि जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने अब खेद व्यक्त किया। उन्हें पहले हस्तक्षेप न करने का गहरा अफसोस था। अगर उन्होंने उन लोगों पर कुछ फेंक दिया होता, तो उन्हें काफी बड़ा इनाम मिल सकता था। महिला अधिकारी ठीक थी, हालांकि उन्हें कुछ अफसोस था, लेकिन वे शांत रहीं। हालांकि कुछ संकोची पुरुष अधिकारियों के चेहरे लाल हो रहे थे, वे अपनी निष्क्रियता पर पछता रहे थे और साथ ही अपने आसपास के सहयोगियों की निगाहों में तिरस्कार का भाव भी महसूस कर रहे थे। इस भावना ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि काश उन्हें कोई गड्ढा मिल जाता जिसमें वे घुसकर अपनी शर्म को छुपा सकें। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, जो लोग घायल हुए हैं उन्हें आगे के इलाज के लिए अस्पताल जाना चाहिए। जो लोग घायल नहीं हैं, कृपया उन्हें ले जाने में मदद करें। कांग शिया और एंडी यहीं रुकिए, बाकी सब लोग कृपया पहले वापस चले जाइए। कुछ मिनट बाद शेंग तांग ग्रुप के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी एक एक करके चले गए। केवल कांग शिया और एंडी के साथ साथ मुस्कुराते हुए लॉन्ग जिंगलिन ही वहां खड़े रह गए। कांग शिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जबकि एंडी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। आखिरकार आज रात की घटना उसी की वजह से हुई थी और उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि तांग शियू मन ही मन उसे नापसंद करने लगेगा। तांग शियू ने एंडी की दयनीय हालत देखी और मन ही मन आह भरी। हालांकि वह इस बात से काफी संतुष्ट था कि एंडी ने भी पहले लड़ाई में हिस्सा लिया था। कांग शिया, आज से तुम और एंडी दोनों के साथ कम से कम 4 अंगरक्षक होने चाहिए, 2 सबके सामने और 2 गुप्त रूप से। चेन परिवार का मुखिया दयालु व्यक्ति नहीं है। मुझे डर है कि वे हताशा में आकर आपको निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा स्कारफेस की आंख की सुरक्षा के लिए 2 लोगों को गुप्त रूप से उसका पीछा करने के लिए भेजो, तांग शियू ने निर्देश दिया। कांग शिया ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं इसका इंतजाम कर दूंगी। तांग शियू ने एंडी की ओर देखा और आह भरी, एंडी, इस घटना के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। ये चेन सियन की अकड़ है। यदि भविष्य में आपको फिर कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े, तो संकोच न करें। अगर तुम उन्हें मारोगे तो मारोगे, अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर एंडी ने तांग शियू की ओर देखा। उसकी चमकीली आंखों में आंसू भर आए। फिर उसने जल्दी से अपने हाथ से अपनी आंखें पोंछीं और भारी मन से सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद बॉस, मुझे बहुत खुशी है कि आज की घटना के कारण आप मुझे नापसंद नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं सब सुनूंगा। आप मुझे जो भी करने को कहेंगे मैं वही करूंगा। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आप हमारे शेंग तांग समूह के वित्त विभाग के प्रमुख हैं, छोटी बच्ची की तरह व्यवहार न करें। तुम और कांग शिया दोनों मेरे अपने हो, मैं भला तुम्हें नापसंद कैसे कर सकता हूँ। दरअसल मुझे आपकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि आपने कुछ मामलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, यहाँ तक कि कांग शिया से भी बेहतर। पास ही में लॉन्ग जिंगलिन ने तांग शियू की बातें सुनी और आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है बॉस, आपने खूबसूरत कांग और देवदूत एंडी दोनों को ले लिया है। क्या वे दोनों आपकी पत्नियां हैं। तांग शियू हंसते हुए बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो। अगर आप बोलेंगे नहीं तो कोई आपको गूंगा नहीं समझेगा। लॉन्ग जिंगलिन ने अपनी गलतफहमी को समझते हुए एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर खुजाया। अध्याय 430 प्रजनन प्रतिशोध, 2500 वोटों के लिए बोनस अध्याय। इस समय कांग शिया थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि तांग शियू न केवल कंपनी को संभालने की उसकी और एंडी की क्षमता को महत्व देता है, बल्कि उनकी साधना की प्रगति को भी महत्व देता है। बॉस, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा, कांग शिया ने गंभीरता से कहा। तांग शियू मुस्कुराई, अपनी बात याद रखना, मैं तुम्हें एंडी के स्तर तक पहुंचते हुए देखना चाहती हूँ। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो मैं तुम दोनों को खुद जिंगमिन द्वीप ले जाऊंगी। ठीक है। कांग शिया लंबे समय से जिंगमिन द्वीप पर स्थित बयान रेस्टोरेंट के मुख्यालय का दौरा करना चाहती थी। तांग शियू के शब्दों ने अब से लगन से साधना करने के उसके संकल्प को और मजबूत कर दिया। तांग शियू ने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम दोनों भी वापस चले जाओ, कल सुबह मुझे मैजिक सिटी लौटना है। शेंग तांग ग्रुप के मामले तुम्हारे हाथों में हैं। कांग शिया ने झट से कहा, बॉस, आप कल मैजिक सिटी लौट रहे हैं, तो आप कब वापस आएंगे। तांग शियू मुस्कुराए, चिंता मत करो, 20 सितंबर तो बीत ही चुका है।
मैं राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी पर वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर तांग शिया के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाकर कहा, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कांग शिया और एंडी के जाते ही लॉन्ग जैंगलिन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए हंसते हुए कहा, बॉस, कसम से खूबसूरत कांग का आप लोगों से जरूर कोई रिश्ता है। जिस तरह से उसने आपको देखा और अभी उसकी आवाज का लहजा, वो अटूट नजर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई औरत अपने प्रेमी के लिए बर्ताव करती है। तांग शियू मुस्कुराया और बोला, युवा स्वामी लॉन्ग, मैंने देखा है कि कुछ समय बाद आपकी समझदारी से बोलने की क्षमता में सुधार हुआ है। आप मुझे बताइए, आजकल आप लैंड शहर में क्या कर रहे थे? आपने क्या हासिल किया? लॉन्ग झिंगलिन के चेहरे की मुस्कान जम गई। कुछ देर बाद उसने अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजली की और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बॉस तांग, क्या हम कृपया ऐसे दुखद विषयों पर बात न करें? तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, भले ही आप सीधे साधे हों और भाईचारे को महत्व देते हों, फिर भी आपको उन चीजों में शामिल होने से बचना चाहिए जो परेशानी पैदा करती हैं और आसानी से दुश्मन बना लेती हैं। आपके लॉन्ग परिवार का कारोबार बड़ा है, लेकिन चीन में अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जो आपके लॉन्ग परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं। लॉन्ग झिंगलिन की मुस्कान फीकी पड़ गई। वह मूर्ख नहीं था, उसने आज रात की घटनाओं पर मन ही मन विचार कर लिया था। अब तांग शियू की बातें सुनकर उसने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, मालिक, मैं समझ गया। तांग शियू मुस्कुराई, अच्छा हुआ कि तुम समझ गई। हम पूरी रात व्यस्त रहे और कुछ खाया भी नहीं। चलो चलते हैं, क्यों न तुम मुझे अपने घर पर कुछ खिलाओ? लॉन्ग झिंगलिन ने आश्चर्य से कहा, मालिक, आप मेरे घर आ रहे हैं? तांग शियू ने अपनी कमीज के बटन खोले और जैकेट उतार दी, फिर बोला, मैं खून से लथपथ हूँ। अगर मैं अभी घर गया तो मेरे माता पिता मुझसे जरूर सवाल करेंगे। चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं, मैं नहा लूंगा, फिर हम भाई साथ में ड्रिंक करेंगे। मेरी कार की डिक्की में थोड़ी सी शराब रखी है। लॉन्ग जैंगलिन की आंखें चमक उठीं। तांग शियू के साथ बाहर निकलते हुए वह हंसते हुए बोला, बॉस, आपने फेई शान और हुआंगजू को अमर पे देने का वादा किया था। आप पक्षपात तो नहीं कर सकते, है ना? मुझे परवाह नहीं, मुझे 10 नहीं 20 डिब्बे अमर पे चाहिए। तांग शियू ने उसकी ओर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें 30 बक्से दूंगी। तुम अपने पिता और अपने भाई को 10-10 बक्से भेज सकते हो। अचानक जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसने अपना फोन निकाला और कांग शिया का नंबर डायल किया। कांग शिया के फोन उठाने पर उसने निर्देश दिया, अगले 2 दिनों के भीतर चेन झिझोंग और युआन झिंगजुआन को 10-10 बक्से अमर पे पदार्थ भेजने का समय निकालो। समझ गया? कांग शिया ने धीरे से मुस्कुराया। तांग शियू ने कहा, मेरे लिए 5 और बक्से तैयार कर दो और किसी को उन्हें नानझा टाउन भिजवा दो। मुझे कल मैजिक सिटी लौटते समय उन्हें अपने साथ ले जाना है ताकि मैं उन्हें किसी को दे सकूं। हम कांग शिया ने फिर से सहमति जताई। फोन रखने के बाद तांग शियू और लॉन्ग झिंगलिन लॉन्गचू रेस्टोरेंट से बाहर निकले। सुरक्षा गार्डों की सम्मानपूर्वक निगाहों के बीच तांग शियू ने उनमें से एक से कार की चाबी ली और गाड़ी चलाकर चले गए। लॉन्ग जैंगलिन का विला स्टार सिटी यूनिवर्सिटी टाउन के पास स्थित था। स्थान और वातावरण दोनों ही काफी अच्छे थे। लॉन्ग जैंगलिन के अनुसार उन्होंने इस क्षेत्र में विला खरीदने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यूनिवर्सिटी टाउन में महिला छात्राओं को आकर्षित करना आसान था। स्टार सिटी यालोंग गार्डन, ये स्टार सिटी का एक पॉश रिहायशी इलाका था। हालांकि यह कोई अलग थलग विला नहीं था, लेकिन यहाँ घर खरीदने की सामर्थ्य रखने वाले सभी लोग धनी थे। चेन सिरुई जब भी स्टार सिटी आता था तो यहीं ठहरता था। आमतौर पर जब भी चेन सिरुई आता, वह या तो शांत होता या अच्छे मूड में, लेकिन आज उसका चेहरा एकदम ठंडा था और उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था। उसके पीछे पीछे चल रहा चेन सियन, जो चोटों और सूजन से भरा हुआ था और लगभग अपने पहले के रूप से पहचान में नहीं आ रहा था, घर में घुसते ही अंधाधुंध चीजें तोड़ने लगा, जिससे अंदर रखी कई चीजें चकनाचूर हो गईं। भाई, मुझे बताओ क्यों? चेन सियन की आंखों से मानो आग निकल रही थी। अपना गुस्सा निकालने के बाद वह हौंफते हुए चेन सिरुई को घूरने लगा और जोर से चिल्लाया। चेन सिरुई सोफे तक चलकर बैठ गई, फिर सामने वाले सोफे की ओर इशारा करते हुए बेपरवाही से बोली, अगर ये लैंड शहर होता तो मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी कर लेती, तो भी तांग शियू को उस होटल से बिना किसी नुकसान के बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन ये स्टार सिटी है, उनका इलाका है। मुझे लगता है कि आपको ये सिद्धांत समझ में आ जाना चाहिए कि एक ताकतवर ड्रैगन एक स्थानीय सांप को नहीं हरा सकता। चेन सियन दहाड़ते हुए बोला, बकवास। वह तांग शियू वाकई शक्तिशाली है, लेकिन उसके आसपास के लोग तो बस आम लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारा चेन परिवार उससे कमतर है। चेन सिरुई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर सिर्फ तांग शियू की बात होती तो क्या आपको लगता है कि मैं समझौता करती? चेन सियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने कड़े स्वर में पूछा, और कौन? चेन सिरुई ने कहा, लॉन्ग परिवार। चेन सियन चिल्लाया, भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? लॉन्ग झिंगलिन तो बस एक निकम्मा अयाश है, क्या वह लॉन्ग परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता है? चेन सिरुई ने बेपरवाही से कहा, मैं लॉन्ग परिवार के मुखिया लॉन्ग हानवेन के स्वभाव को तुमसे बेहतर जानती हूँ। उनके सुरक्षात्मक स्वभाव को देखते हुए अगर लॉन्ग जैंगलिन दखल देने पर अड़े रहे और हमने उन्हें छुआ तो हमें निश्चित रूप से लॉन्ग हानवेन की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा लॉन्ग जैंगलिन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास शेंग तांग समूह के एक उत्पाद में कुछ शेयर हैं। शेंग तांग समूह के पास केवल कुछ ही उत्पाद हैं, जिनमें से प्रत्येक से अच्छी खासी कमाई होती है। अगर हम शेंग तांग समूह के हितों को ठेस पहुंचाते हैं तो ये लॉन्ग परिवार के हितों को ठेस पहुंचाने के बराबर है। इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम स्टार सिटी में मनमानी करते हैं तो लॉन्ग परिवार हस्तक्षेप नहीं करेगा? चेन सियन चुप हो गया। वह आमतौर पर बहुत बुद्धिमान था, लेकिन आज उसकी यह बेपरवाही पूरी तरह से भावनात्मक पीड़ा से भरे उसके दिल की वजह से थी। अब इस पर विचार करने पर उसे पता चला कि उसका बड़ा भाई सही था। तो क्या हम इस हार को स्वीकार कर लेंगे? चेन सिरुई ने व्यंग्य करते हुए कहा, हमारे चेन परिवार को हार सहने की आदत नहीं है। वह तांग शियू अब बहुत घमंडी हो गया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं उसे रुलाऊंगा। बस इंतजार करो, वह दिन दूर नहीं है। बैंग बैंग। उसके शब्द समाप्त होते ही बाहर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। चेन सिरुई उठे, दरवाजा खोला और बाहर हुआंगजू और फी शान को खड़ा देखा।
उन्होंने तुरंत भौहें चढ़ाकर ठंडे लहजे में कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? फीशान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हम आपको कुछ बताने आए हैं। चेन सिरुई कुछ देर चुप रही, फिर मुड़ी और अंदर चली गई। जब हुआंगजू और फीशान बैठक कक्ष में दाखिल हुए तो वे सीधे चेन सिरुई के सामने बैठ गए। फीशान ने स्पष्ट रूप से कहा, सिरुई, मेरी सलाह मानो, आज का मामला यहीं खत्म करो, बदला लेने के बारे में मत सोचो, इसे पैसे के मामले में एक सबक समझो। हुआंगजू ने भी सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। हमें अभी तक तांग शियू के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है, इसलिए आप दोनों बदला लेने का विचार छोड़ दें। जैसा कि कहावत है, दुश्मनी करने से बेहतर है शांति बनाए रखना। हम सभी व्यापारी हैं और भविष्य में हम कुछ क्षेत्रों में सहयोग भी कर सकते हैं। चेन सिरुई ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम दोनों मुझे मनाने आए हो तो उम्मीद है कि तुम अभी चले जाओगे। वह तांग नाम का आदमी हद से ज्यादा गुंडागर्दी करता है और इस मामले को बिना हल किए नहीं छोड़ा जा सकता। तुम लोग उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं लोगों को भेजकर पूरी तरह से जांच करवाऊंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि वह कितना काबिल है। हुआंगजू और फीशान ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद फीशान ने धीरे से पूछा, भाई सिरुई, आपको लैंड शहर के झांग परिवार के बारे में तो पता ही होगा, है ना? चेन सिरुई ने भौहें चढ़ाकर उदासीनता से कहा, आपका मतलब उस झांग परिवार से है जिसे जड़ से उखाड़ दिया गया था, जिसकी समूह कंपनी का विभाजन कर दिया गया था। फीशान ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल वही झांग परिवार। चेन सिरुई ने ठंडे चेहरे से कहा, मुझे पता है। आप असल में क्या कहना चाहते हैं? फीशान ने गंभीरता से कहा, मैं कहना चाहता हूं कि झांग परिवार के पतन का कारण, जिसके लिए कई ताकतें एक साथ उनके खिलाफ काम कर रही थीं, पूरी तरह से तांग शियू की वजह से था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका चेन परिवार थोड़े समय में झांग परिवार को उखाड़ फेंक सकता है? चेन सिरुई के चेहरे के भाव बदल गए और उसने गहरी आवाज में कहा, फीशान, हम सब दोस्त हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे बदला लेने से रोकने के लिए ये मनगढ़ंत बहाना नहीं बना रहे हो। फीशान ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वह जानबूझकर गढ़ा गया है तो मैं तुरंत जा सकता हूं, लेकिन मुझे जो पता है वह आपके चेन परिवार की जांच से कहीं परे है। चेन सिरुई की आंखों में एक तीखी चमक दिखाई दी और उनका स्वर काफी नर्म हो गया जब उन्होंने कहा, तो जारी रखें। फीशान ने कहा, तांग शियू और झांग परिवार के बीच टकराव का एकमात्र कारण झांग परिवार की नई पीढ़ी के भाई बहन झांग बेकिन और झांग योंगजिन थे, जो तांग शियू की जान लेना चाहते थे। तांग शियू ने झांग परिवार से निपटने के लिए विभिन्न ताकतों से संपर्क किया। जहां तक मुझे पता है, स्टार सिटी में बाइडे फार्मेसी के मालिक चेन झिजोंग तांग शियू के शिष्य हैं। लॉन्ग परिवार और तांग शियू के बीच भी बहुत करीबी संबंध हैं और स्टार सिटी के न्यू सिटी क्षेत्र में उनके बीच गहरे वित्तीय लेन देन भी हैं। अन्य ताकतों के बारे में मुझे लगता है कि आपने कुछ अंदाजा लगा लिया होगा। चेन सिरुई ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं अनुमान नहीं लगा सकती। फीशान ने उदासीनता से कहा, नए शहर का वास्तुशिल्प डिजाइन तांग शियू ने तैयार किया था। इसमें अब शामिल ताकतों की संख्या उतनी ही है जितनी उस समय झांग परिवार को नष्ट करने के लिए एकजुट हुई थी। चेन सिरुई अचानक उठ खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसने जल्दबाजी में कहा, आपका मतलब है जिंगमेन द्वीप का ओयान परिवार, शाही राजधानी का चू परिवार और बाई परिवार और हैकिंग मियाओ समूह, साथ ही वह अन्य रहस्यमयी शक्ति, ये सभी झांग परिवार के विनाश में शामिल थे।